KABP, नॉलेज, एटीट्यूड, बिहेवियर एंड प्रैक्टिस। हर एक को नॉलेज है इसका मतलब उसका एटीट्यूड चेंज हुआ ऐसा नहीं है। हर एक का एटीट्यूड चेंज हुआ इसका मतलब उसके बिहेवियर चेंज हुआ ऐसा नहीं है। और हर एक का बिहेवियर भी चेंज होकर प्रैक्टिस में क्या करता है पता नहीं है। HIV इज अ पिंग पोंग इन्फेक्शन। ओके, मतलब तो पिंग पोंग यानी एक पार्टनर और पोंग दूसरा पार्टनर, तो एक से दूसरे को आता है, दूसरे से तीसरे को जाता है। तो ये डिक्टेट हम नहीं ला सकते कि nobody would have sex with anybody else than your partner. Number 2, everybody will get tested after 3 months of exposure. Number 3, everybody will be under treatment immediately. तो ये डिक्टेट नहीं ला सकते, ये वॉलंटरी है। मैंने फिर से पूछा उसको, भाई तू क्या कितने पार्टनर के साथ किया? बोले सर मल्टीपल, याद नहीं। बोले फिर भी 10-12 पार्टनर होंगे एक रात में। बोले एक रात में अगर 10-12 पार्टनर करेंगे आप कुछ तो बीमारी आएगी आपको। ना आपको पता मालूम है, ना आता मालूम है, ना उसका कोई बैकग्राउंड मालूम है। तो अगर उसके फिर बाद में उसमें से 3 पार्टनर को मंकी पॉक्स डिटेक्ट हुआ यूरोप में, तो बोला ये मंकी पॉक्स है। हेपेटाइटिस बी इज ऑल्सो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, ऑलमोस्ट 100 टाइम्स मोर ट्रांसमिसिबल देन HIV। तो HIV का प्रमाण अगर 0.3% पर सेक्स है, तो हेपेटाइटिस बी का प्रमाण 30% पर सेक्स है हेपेटाइटिस बी के साथ। और हेपेटाइटिस बी में बड़े बड़े लोग मरे हैं हमारे पास, यानी कोई चीफ मिनिस्टर, कोई बड़े बड़े नेता लोग मरे हैं। तो हेपेटाइटिस बी का अवेयरनेस नहीं है हमारे पास। नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जय और यह है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। जब मैंने इस पॉडकास्ट की शुरुआत की थी तब मेरा एम था भारत को अच्छी तरह से जानना, और शायद इसीलिए हमारी टैगलाइन भी है भारत का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और इस पूरी जर्नी के दौरान मैंने एक चीज सीखी, भारत को ग्रेट भारतीय लोग बनाते हैं। आज इस पॉडकास्ट के द्वारा मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ एक ऐसे ही इंसान से जिसने अपने अकेले दम पर भारत में एक सोशल चेंज लाया और भारत को ग्रेट बनाया। इस इंसान का नाम है डॉक्टर ईश्वर गिलेडा, और डॉक्टर ईश्वर गिलेडा की स्टोरी बहुत इंस्पिरेशनल है। 1980s में जब भारत में HIV एड्स के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, तब 1985 में डॉक्टर ईश्वर गिलेडा ने फर्स्ट टाइम इसके बारे में अलार्म बेल्स बजाए। 1986 में उन्होंने भारत का पहला एड्स क्लिनिक भी स्टार्ट किया, और तब से लेकर अब तक उन्होंने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, स्पेशली HIV एड्स के बारे में बहुत अवेयरनेस फैलाई है। जहां एक वक्त भारत में ऐसा था कि लोगों को लगता था एड्स शायद टच करने से भी फैलता है, डॉक्टर ईश्वर गिलेडा ने इस मिथ को बर्स्ट किया। उन्होंने कमर्शियल सेक्स वर्कर्स के साथ भी काम किया, उन्हें समझाया कि HIV एड्स क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस क्या होते हैं और ये किस तरह से स्प्रेड होते हैं। उन्हें प्रोटेक्शन यूज करने के लिए मनाया। बट एज द स्टोरी गोज, जब भी कोई इंसान एक सोसाइटी में चेंज लाना चाहता है, उसे पुशबैक भी उतना ही मिलता है, क्योंकि कुछ एलिमेंट सोसाइटी के ऐसे होते हैं जो उस चेंज को आने नहीं देना चाहते। डॉक्टर ईश्वर गिलेडा के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, उन्हें भी बहुत ज़्यादा पुशबैक मिला। बट दिस मैन, उनके अकेले दम पे उन्होंने इस पुशबैक से भी लड़ाई की, उन्होंने सोसाइटी में एक बहुत ही अच्छा चेंज लाया एंड भारत को ग्रेट बनाया। डॉक्टर ईश्वर गिलेडा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर शो पे। इस शो को जब हमने स्टार्ट किया था, हमारा एम था कि हमें इंडिया में एक चेंज लाना है, भारत में एक चेंज लाना है, लोगों तक वो स्टोरीज पहुंचानी है जो उन तक बहुत इजीली पहुंच नहीं रही थी, या एक ऐसी स्टोरी पहुंचानी थी जो सबको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आपकी स्टोरी वो स्टोरी है सर जो सबको जानना ज़रूरी है, बिकॉज आपने देश के लिए बहुत काम किया है, अपने सोसाइटी के लिए बहुत काम किया है। सो इट्स अ ह्यूज ऑनर आप यहाँ पे हैं और मुझे आपसे बात करने का ये प्रिविलेज मिला है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑसम सर, आपकी स्टोरी की शुरुआत कहाँ से करें मैं ये सोच रहा था। तो सबसे पहले क्योंकि आपने HIV एड्स के ऊपर इतना ज़्यादा काम किया, आपने सोसाइटी में बहुत अवेयरनेस फैलाया है अबाउट ये क्या होता है, एंड आपने बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट भी की है अबाउट दिस। हम एक जो बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा कि इम्प्लीमेंटेशन कभी नहीं होता, अवेयरनेस होता है फिर भी। तो आई वॉन्ट टू फर्स्ट स्टार्ट ऑफ फ्रॉम दिस सब्जेक्ट ओनली कि आप का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ इस पूरी फील्ड में, कि कौन सा वो फर्स्ट इंसिडेंट था जब आपने डिसाइड किया कि ओके मुझे इस चीज़ के ऊपर काम करना है, मुझे इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस लाना है सोसाइटी में। ऐसा है कि मैं जब बम्बई आया पहली बार आने बम्बई रहने के लिए, कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए, और मुझे मौका मिला JJ अस्पताल में काम करने का। तो उस समय एक लेप्रेसी वार्ड बोल के है, कुष्ठ रोग का वार्ड, जिसकी पोस्ट खाली थी, और बड़े मुश्किल से मुझे वो पोस्ट मिली क्योंकि मैंने कोई रूरल सर्विस नहीं की थी। और उस समय के जो चीफ मिनिस्टर है मिस्टर AR अंतुले, वो मेरे काम से बहुत इम्प्रेस थे स्टूडेंट लाइफ के। तो उन्होंने बोला कि नहीं इसको आउट ऑफ द वे जाके अपॉइंट करो। तो अपॉइंट करने के बाद में कुछ महीने के अंदर ही मेरे खिलाफ स्ट्राइक हुआ कि ये बाहर का इंसान इधर लाके रख दिया,
इन्होंने रूरल सर्विस नहीं की है, और मैं मेरे काम की वजह से उनको लोगों को इम्प्रेस कर सका। उस समय मैंने लेप्रोसी वार्ड का काम चालू किया। लेप्रोसी में मैंने जितना HIV में काम किया उससे भी ज़्यादा दिल लगा के काम किया, और इन्हें 3-4 महीने के अंदर ही सेंट्रल मिनिस्टर जो चौहान साहब थे, शंकरराव चौहान, उनको इनवाइट किया। तो प्लानिंग कमीशन और के चेयरमैन भी थे और प्लानिंग मिनिस्टर थे। तो लेप्रोसी वार्ड को विजिट की उन्होंने। गवर्नर की वाइफ थी जो बिल्किस लतीफ़ नाम उनका था, वो आई। तो वो लेप्रोसी को काफ़ी अपलिफ्ट मिल गया। लेकिन जब वो मेरी उम्र 23 और आधा यानी 23.5-24 साल की थी, तो लोग ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते थे। 2-3 साल हुए, मैंने फिर रेड लाइट एरिया में काम चालू किया। और पहली बार जब हमने कैंप किया, मुझे मालूम नहीं था कि मैं पहली बार कैंप कर रहा हूँ। उस समय तो HIV था ही नहीं, यानी दुनिया में कहीं होगा लेकिन भारत में नहीं था। तो मैं जो त्वचा रोग गुप्त रोग डिपार्टमेंट में काम करता था, वहाँ पे रोज़ाना 100-150 मरीज देखता था, और 1-2 महिला आती थी और बाकी 100 पुरुष रहते थे। तो हर पुरुष आके बोलता था कि बीमारी कहाँ से आई? रेड लाइट एरिया से। ये बीमारी कहाँ से आई? रेड लाइट एरिया से। तो मैंने हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को बोला कि ये जो भी इंसान आता है वो बोलता है कि रेड लाइट एरिया से बीमारी आती है। रेड लाइट एरिया यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, और हमारे यहाँ से यहाँ वहाँ का कोई महिला नहीं आती है हमारे यहाँ। तुम अपना अपना काम करो। फिर मैं सोचा नहीं, ऐसा तो छोड़ के नहीं चलेगा। तो मैं रेड लाइट एरिया में गया। तो जैसे हर इंसान को वहाँ पे ग्राहक समझते, ए दाढ़ी वाले इधर आओ, तभी मेरी दाढ़ी थी, ए दाढ़ी वाले इधर आओ, बैग वाले इधर आओ। बोला यार तो मुश्किल का काम हो गया। तो मैंने डर था उस समय कि वहाँ पे एजेंट होते हैं जो जिसको दलाल बोलते हैं, वो है, घरवाली है, हर एक के साथ मुकाबला कैसे करना। तो फिर मैं एप्रॉन पहन के गया। एप्रॉन पहनने के बाद में उनको लगा कि ये तो फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट का आदमी है। नहीं नहीं बोले, हमको हमारे फैमिली प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है। फिर JJ हॉस्पिटल की एक दिन एम्बुलेंस लेके गया, तो ये बोले ये तो गवर्नमेंट का आदमी है। तो बोला हर एक ढंग से ये लोग अपने साथ कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे। तो बोला नहीं, ये गवर्नमेंट का भी नहीं चलेगा, एप्रन पहन के जाना, क्योंकि मैं ग्राहक नहीं हूँ, मैं कोई दूसरा इंसान हूँ, ये उनके दिमाग में आए। और मेरे साथ एक कोई महिला हो, एक असिस्टेंट हो, 2-3 लोग रहे तो एक टीम है। तो वहाँ मेरी एक सोशल वर्कर थी, एक नर्स थी, और एक वार्ड बॉय था। और ये सब लोग उनके 4 बजे की ड्यूटी के बाद मेरे साथ काम करते थे, फ्री ऑफ चार्ज। कोई किसी को रिकग्निशन भी नहीं चाहिए था, पैसा भी नहीं चाहिए था। तो जब मैं कम्युनिकेशन चालू किया तो उनको मुझे ऐसा लगा कि हम लोग एक पेरीफेरी में काम कर रहे हैं, सेंटर में काम ही नहीं कर रहे हैं। उन महिलाओं के लिए जो जो एरिया में वो क्लिनिक थे, वो डॉक्टर की कोई डिग्री नहीं, ऐसे ऐसे डिग्री के नाम के लोग हंसेंगे, ऐसे नाम की डिग्री। एक थी CTBH। तो मैंने बोला CTBH क्या होता है? तो बोले कंपाउंडर फॉर 3 years इन बॉम्बे हॉस्पिटल। तो मतलब इन लोगों को काम करना चाहिए, इन लोगों के लिए काम करना चाहिए। और फिर मुझे ऐसा हमेशा लगता था कि मुझे लेप्रोसी के काम में रिकग्निशन नहीं मिल रहा है। रिकग्निशन है ऐसा नहीं कि मुझे कोई अवार्ड मिलना चाहिए, लेकिन जो भी सीनियर थे, अरे ये तो कल का बच्चा है, इसको क्या समझता है, कल का बच्चा है। तो बोला मुझे ऐसे फील्ड में काम करना कि मेरे से सीनियर कोई है ही नहीं। तो ऐसा एक मौका मिला मुझे कि मैं डबलिन आयरलैंड गया था। वहाँ पे हेल्थ एजुकेशन का कॉन्फ्रेंस था, और वहाँ पे HIV का एक तभी HIV नहीं बोलते थे, एड्स बोलते थे उसको, राइट। तो उसका एक वर्कशॉप था। तो मतलब ये मुझे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है। और मैं क्या करता था, 1981 से जब HIV दुनिया में आया, उसके प्रेस क्लिपिंग संभाल के रखता था, और एक एकेडमिशियन के हिसाब से कुछ पढ़ते रहता था, कुछ आया कुछ आया। लेकिन मुझे भी बाकी लोगों के जैसा लगता था कि ये इंडिया में आएगा नहीं, क्योंकि उस समय जब स्टार्टिंग में आया था ये होमोसेक्सुअल पॉपुलेशन में है, अफ्रीकन लोगों में है, या अलग अलग प्रकार के लोगों में, जो हमारे पास नहीं है ऐसा लगता था मुझे, या इतने ज़्यादा प्रमाण में नहीं है। तो मैं खाली वैसा लगता था। तो वहाँ पे वो उस वर्कशॉप में क्या हुआ, वो साइंटिस्ट ने जब बात करते करते बोला कि HIV सिर्फ अमेरिका का और यूरोप का प्रॉब्लम नहीं है। HIV की वजह से लोग इंडिया में भी मर रहे होंगे, लेकिन वहाँ के डॉक्टर को पता नहीं होगा क्या HIV है। तो एक यंग डॉक्टर इंडिया के बारे में कुछ वो बोल रहा है, मुझे हैरान महसूस हुई कि ये हमारे भारत देश के बारे में ऐसा कैसा बोल रहा है। मैं उठ के खड़ा हो गया, यस यंग मैन टेल मी। तो मैं बोला कि हाउ कैन यू टॉक अबाउट इंडिया लाइक दिस, आई नो अबाउट HIV। तो वो बोले कि ऐसा करो, यू गो बैक टू योर कंट्री, डू अ स्मॉल सर्वे एंड यू विल रियलाइज हाउ मेनी डॉक्टर्स नो अबाउट HIV। मेरे बाजू में वहाँ के जो एम्बेसडर थे, उनकी वाइफ बैठी थी। उन्होंने मुझे थोड़ा उकसाया था कि ये ऐसा कैसा बोल रहा है इंडिया के बारे में। तो बोला नहीं नहीं, आई विल टेक दिस एडवाइस, आई विल डू अ सर्वे। बाद में उनके साथ कन्वर्सेशन किया, कम्युनिकेशन किया। फिर जैसे आया मैं,
मतलब एक छोटा सैंपल सर्वे बनाते हैं, 5 क्वेश्चन लिख के, एक 100 गवर्नमेंट के डॉक्टर का, जो बहुत आसान था, मुझे जे में काम कर रहा था मैं, और 100 प्राइवेट डॉक्टर का सर्वे करता हूँ। क्या क्वेश्चन थे ये एग्जैक्टली? ये क्वेश्चन था कि HIV और एड्स का लॉन्ग फॉर्म क्या है। ओके। तो कई लोगों को मालूम नहीं है। HIV कैसे फैलता है, ये लोगों को मालूम नहीं है। कैसे नहीं फैलता, ये लोगों को मालूम नहीं है। HIV वायरस से होता है कि बैक्टीरिया से होता है कि फंगस से होता है, ये लोगों को मालूम नहीं है। तो ऐसे सिंपल बेसिक सवाल थे। तो मैं बोला कि जब डॉक्टरों को यही मालूम नहीं है, इसका मतलब इसका बारे में अवेयरनेस नहीं है। तो मैं बोला इसका अवेयरनेस करने का एक तरीका है कि अभी अपन जाके डरबन से आए और HIV का इंटरनेशनल अवेयरनेस है, अपन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो एक चर्चगेट के पास में टी सेंटर बोल के है, रेशम भवन, वहाँ पे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहाँ पे बोला कि देखो ऐसा ऐसा है कि अपने देश में अवेयरनेस नहीं है, डॉक्टरों में अवेयरनेस नहीं है, तो कुछ करना चाहिए। तो दूसरे दिन अखबार में आ गया कि इंडिया में HIV है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, हो सकता है तो पता करना चाहिए। तो दूसरे दिन सबके फ़ोन आना चालू हो गए मुझे, खास करके हमारे उस समय ये मोबाइल का ज़माना नहीं था। तो सुप्रिटेंडेंट का फ़ोन आया, अरे तू मूर्ख जैसा क्या बात करता है तू अभी। डीन का फ़ोन आया, डायरेक्टर का फ़ोन आया। तो मैं बोला, एक दो लोग का सुन लिया मैं, फिर सब जो गाली दे रहे मेरे को। बोला सर मैंने जो स्टैंड लिया पब्लिक स्टैंड लिया है, आपको अगर अब्यूज़ करना है मेरे को प्राइवेटली क्यों अब्यूज़ कर रहे हैं, पब्लिकली जाके बोलो ये बोल रहा है, गलत बोल रहा है, मुझे रोज़ सुबह सुबह फ़ोन करके क्यों डांटते हो आप। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि जब आया उसकी खबर इंडिया टुडे में आई, उसकी खबर टाइम मैगजीन में आई। अब टाइम मैगजीन और न्यूज़वीक मैगजीन का जो स्टेटस है वो हिसाब से टाइम मैगजीन में उस समय में 1985 में मेरी खबर आना मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। वो पढ़ के एबॉट कंपनी जिन्होंने किट बनाए थे टेस्टिंग के, वो हांगकांग से उसका टेलीग्राम आया कि मैं आपको मिलना चाहता हूँ। और वो बंदा मिलने के लिए बम्बई आया और बोला कि मैं आपको 1000 किट ऑफ़र करता हूँ टेस्ट करने के लिए, और जब भी आपको लगे कि मशीन मेरा कंपनी वाला आदमी लेके आएगा, लेके चला जाएगा, टेस्ट करो आप। बोले आप चालू करो। तो मैंने उसका प्रपोजल लिया और हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर उस समय थे मिस्टर भाई सावंत, उनके पास गया। बोला सर ये ऐसा ऐसा है, मैं फ्री में काम करूँगा, मैं तो ऐसा भी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हूँ, तो मुझे एक परमिशन दो कि मैं जे में HIV का क्लिनिक चालू करूँ। राइट, ये फर्स्ट क्लिनिक था। हाँ, ये फर्स्ट क्लिनिक पूरे इंडिया का, यानी मुझे मालूम नहीं इंडिया में था कि नहीं, लेकिन जब दूसरे दिन अखबार में आया कि इंडिया का फर्स्ट क्लिनिक खुल रहा है, तो मतलब ये क्लिनिक के लिए गवर्नमेंट में एक चीज़ होती थी, मुझे 3 साल में वो पता लग गया था कि गवर्नमेंट में पैसा मत मांगो तो काम आसानी से होता है। तो बोला सर डोंट नो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन एंड विल मैनेज थ्रू, और मेरे जो 4-5 लोगों की टीम मैंने बना ली थी, तो ये लोग काम करेंगे, 4 बजे के बाद एक क्लिनिक चलेगा। तो बोले ठीक है। तो उसमें मुझे HIV की अवेयरनेस करना था। मतलब अवेयरनेस किस में करना है, तो 3 मैंने ग्रुप बनाए। एक मेडिकल कम्युनिटी जो जिसके पास पेशेंट आएगा अगर है तो, दूसरी कम्युनिटी ऐसी कि जहाँ से पेशेंट आएंगे कि हाई रिस्क कम्युनिटी। अब मुझे पता था कि जो सेक्स वर्कर्स है उनके पास रोजाना 5 से 10 ग्राहक है, और वो तभी कंडोम का यूसेज ज़्यादा नहीं था, नहीं के बराबर था, तो वहाँ से आएगा। और तीसरी थी कि यंग लोगों में या जहाँ पे पब्लिक में जाके करना है। मतलब पब्लिक अवेयरनेस पहले करेंगे तो वो हमारा प्रिपेयर्डनेस नहीं है, हम फेल हो जाएंगे। तो पब्लिक अवेयरनेस को थोड़ा बाजू में रखते हैं, लेकिन सेंसिटाइजेशन मेडिकल कम्युनिटी में करें। तो मैंने डॉक्टरों में अवेयरनेस चालू किया, CME करना। मैं बोला कि खाली डॉक्टर से काम नहीं चलेगा, नर्सेस है, टेक्नीशियन है, इनका अवेयरनेस करना। पर सर अवेयरनेस क्यों नहीं था, जो मेडिकल टीम थी उन मतलब डॉक्टर्स या नर्सेस में क्यों नहीं था अवेयरनेस? देखो कोई भी बीमारी नहीं होती है ना, उसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं होता, क्योंकि उसका सब्जेक्ट नहीं है, अलग से डिपार्टमेंट नहीं है, अलग से कोई एक्सपर्ट नहीं है। तो वो भले ही सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज था, लेकिन वो उस समय ब्लड से भी ज़्यादा होता था, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। तो किसका सब्जेक्ट है, यानी जो सब्जेक्ट किसी का नहीं है वो अनाथ सब्जेक्ट है। राइट। तो वो न पैथोलॉजी का था, न माइक्रोलॉजी का था, न ब्लड बैंक का था, न स्किन डिपार्टमेंट का था। और सबको डर लगता था कि HIV मुझे कहीं लैब में टेस्ट करते HIV हो जाएगा, मैं क्यों करूं, पेशेंट देखते समय हो जाएगा। तो वो जो खौफ था, जैसा कोविड में हमने देखा, कोई भी नई बीमारी के बारे में है, इबोला है, जीका है, तो हर बीमारी का डर रहता है कि मुझे हो जाएगा, क्योंकि हम लोग हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, हमारे सामने ऐसे पेशेंट आते हैं तो हमको क्या प्रिकॉशन लेना हमको भी पता नहीं होता है। तो वो डर जायज़ है, नाजायज़ नहीं है। बट फिर वो कीन थे सीखने के लिए अवेयरनेस, जो वो बहुत कीन थे, बहुत कीन थे। और क्या था कि तब तक मेरा थोड़ा रेपुटेशन बन गया था डिपार्टमेंट में, मेडिकल कॉलेज में, हॉस्पिटल में, पूरे मेडिकल कम्युनिटी में, कि कुछ तो ये बंदा नया करता है। तो जब ऐसा रेपुटेशन बनता है तो आपके दुश्मन भी बन जाते हैं,
जेलस लोग भी हो जाते हैं, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है। तो कोई जो पानी बहता तो उसका आवाज़ तो आएगा, लेकिन सपोर्ट वाले लोग मिल गए थे जो बोले कि नहीं कभी आपको कैंप करना मुझे भी साथ में लेके जाओ। तो ऐसे मेरी टीम अच्छी बन गई थी। तो मैं बोला कि अपन एक प्रोग्राम रखते हैं, 200-300 को इन्विटेशन दे, 25 तो आएंगे। और उस समय मुझे बाद में ऐसा पता चला कि कभी डिस्करेजमेंट नहीं होना चाहिए कि 10-20 लोग हैं तो क्या करें। तो एक बार हमारे प्रोग्राम में सुनील दत्त जो बहुत बड़े कलाकार अभिनेता थे, वो आने वाले थे, और जहाँ प्रोग्राम था हम पहुँच गए वहाँ पे, 5-6-10 लोग थे। तो शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि सर हम इतने बड़े कलाकार को बुलाया और वहाँ पे बैंड स्टैंड गार्डन, वहाँ पे कोई लोग ही नहीं है। तो मैं बोला सर अपन फिर से कभी रीशेड्यूल करेंगे प्रोग्राम। नहीं 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 बोले, जितने लोग हैं उन लोगों को कन्विंस करना, तो वो जाके और करेंगे, कभी डिस्करेज मत होना। तो ऐसे मेरे को लोग मिलते गए, तो उन्होंने मुझे ऐसा बोलते गए कि जो आप करते हो एफर्ट, यानी जहाँ पे रेगिस्तान है और पानी नहीं है, उसकी वैल्यू क्या होती है कि ड्रॉप इन अ डेजर्ट, राइट। और ड्रॉप इन ओशन क्या है कि आप सब कर रहे हो वही आप कर रहे हो, तो उसका आपके ड्रॉप की वैल्यू नहीं है। ड्रॉप तो वही है, आपका एफर्ट वही है, आपका टाइम वही जा रहा है। तो वो ऐसा लोग मिलते गए, अवेयरनेस किया। राइट। तो सर एक चीज़ जो मुझे जाननी है, 2023 में अभी हम हैं, ये आपने चालू किया था 1980s का वक्त था। अवेयरनेस में उस वक्त से अब तक कितना चेंज आया है, क्या एग्जैक्टली चेंज आया है अबाउट HIV, अबाउट एड्स? देखिए अवेयरनेस में इतना बदल आया है HIV एड्स के बारे में लगभग 40 साल के अंदर, कि एक समय ऐसा था कि हमको लगता था कि इंडिया या भारत ये अफ्रीका के रास्ते जा रहा है। अफ्रीका में एक ऐसी हालत थी कि हर 3 में से एक व्यक्ति, हर 4 में से एक व्यक्ति को HIV था। अगर जो महिलाएं प्रेगनेंसी के लिए आती थी ANC क्लिनिक में, तो 30% HIV पॉजिटिव रेट था। जहाँ पे बेड नहीं मिलते थे, एक एक बच्चे के बेड पे 7 बच्चे रखते थे। तो बोला ऐसी हालत अगर इंडिया की हो जाएगी तो बहुत खतरनाक हालत होगी। तो हम लोग जब बोलते थे कि इंडिया ये रास्ते पे जा रहा है, हमको लगता था कि हम थोड़ा कुछ एग्जैगरेट करके बोल रहे हैं, लेकिन ठीक है, हमको लगता था कि ये खौफ से, डर से तो लोग सुधर जाएंगे। उस समय HIV, 1989 की बात करता हूँ, जब पहला वर्ल्ड एड्स डे था दुनिया में, हम कंडोम लेके रेड लाइट एरिया में गए तो कोई कंडोम लेने के लिए तैयार नहीं है। और वो बोला यार जो देह व्यापार में है वो कंडोम नहीं लेना चाहती है, तो 5,000 कंडोम का बॉक्स हम वापस लेके आए। राइट। तो ऐसी हालात से लेके कंडोम के लिए स्टैम्पेड होना, कंडोम के लिए लाइन लगना, कंडोम का शॉर्टेज होना, हम एक महीने में लगभग 10-10, 20-20 लाख कंडोम बांटे हैं। ओके। तो वो वहाँ तक पहुँचना। फिर जो HIV का परसेंटेज था सेक्स वर्कर में 0.5%, जो स्टार्टिंग में 1986 में था, हमने 87 में जो पहली बार किया, वहाँ से लेके लगभग 70% तक चले गया 2000 तक। उसके बाद में गिर के भी 5% पे आ गया। तो जो लोगों को हम लोग सबसे हाई रिस्क समझते थे, आज वो लो रिस्क हो गए। जहाँ HIV का प्रमाण ब्लड बैंक से था, ऑलमोस्ट 99% ऑफ द ब्लड सप्लाई सेफ है। जहाँ पे HIV मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन है, अभी भी 1% तक होता है, 0% होना चाहिए, लेकिन मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑलमोस्ट 100% सक्सेसफुल है, होता ही नहीं है। तो ये बारे में हमने काफ़ी प्रोग्रेस किया। और जहाँ पे हम एक जमाने में एक बेगर की लाइन में खड़े रहते थे एज अ देश, एज अ कंट्री, आज हम डोनर की लाइन में खड़े हैं। राइट। इसका तो क्या मतलब है सर एग्जैक्टली? इसका मतलब ये हुआ कि देखो, अब 1992 में जब HIV का काम चालू करा, हम लोग वर्ल्ड बैंक की तरफ देखते थे, हमको लोन दे, बिल गेट्स फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन है, उधर ढूंढ। आज हम लोग किसी का लोन नहीं लेते हैं, हम किसी का एड नहीं लेते हैं। आज हम हमारा जो वर्चस्व है भारत देश का इतना है कि 92% ऑफ HIV का मेडिसिन का सप्लाई ये इंडिया से होता है। और ये जो बड़े बड़े एजेंसी है, WHO है, UNAIDS है, अमेरिका गवर्नमेंट का PEPFAR प्रोग्राम है, ये सब जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं इंडिया की बदौलत करते हैं। ओके। क्योंकि जो मेडिसिन 100 की है वो इंडिया 1 में बनाता है। तो आप कितना भी डोनर कंट्रियों के भी डोनेट करेंगे, आपकी कैपेसिटी थक जाएगी, क्योंकि हम तो 1 पैसे में बनाते हैं, आप 100 पैसे की चीज़। कुछ चीज़ तो जैसे हेपेटाइटिस C का ड्रग है, हम लोगों ने 0.3% कॉस्ट में बनाया है। 100 की चीज़ 30 पैसे में, 100 रुपये की चीज़ 30 पैसे में। तो ये जो इंडिया ने प्रोग्रेस किया है, ये इन्हें और इसमें सबका साथ है, खास करके हमारे फार्मा इंडस्ट्री का।
जिनको कभी हम लोग अप्रिशिएट नहीं करते, उनको हमेशा ये निगाह से दिखते कि ये सब चोर है, ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो हम नहीं देखते हैं। मैं किसी की नुमाइंदगी नहीं कर रहा हूँ कि फार्मा कंपनी, लेकिन एक उन्होंने अच्छा काम किया है। और उस समय क्या था कि उनके हाथ बंधे हुए थे, पेटेंट चीज़ को कॉपी करना बनाना उनके लिए संभव नहीं था। तो हमारे जैसे इंस्ट्रूमेंट आ गए, हमने लोगों में अवेयरनेस, पूरे दुनिया में अवेयरनेस किया कि एक अगर झगड़ा है पेटेंट वर्सेस पेशेंट्स का, तो एज ए डॉक्टर मैं पेशेंट के साथ खड़ा रहूँगा, मैं पेटेंट के साथ नहीं रहूँगा, क्योंकि मुझे मेरे पेशेंट को बाय हुक और क्रूक दवा देना है। वो चोरी करके आए या किधर से डाका डाल के लेके आए या किधर से पेटेंट चुरा के लेके आए। फिर मैंने जब भी पेटेंट की सब स्टडी की तो लगा कि ये जो कितने पेटेंट है ये हमारे देश के लोगों ने भी बनाए अमेरिका में जाके। तो अगर मैं जाता हूँ अमेरिका तो वहाँ के कोई जो कंपनी है या कोई फार्मास्यूटिकल है मेरे को सैलरी देगा, लेकिन मेरे दिमाग का पेटेंट मेरे गवर्नमेंट का है, क्योंकि मैंने जो पढ़ाई की है मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में की है, जहाँ पे मैंने 350 रुपये साल की फीस दी है। तो लाखों की जो सीट रहती है मुझे फ्री मिली है। तो आपने मुझे क्या दिया? मेरी सैलरी दी, मेरी मेहनत का पैसा दिया, लेकिन मेरे दिमाग का तो पैसा गवर्नमेंट को नहीं दिया आपने। तो मैंने प्रूव किया इन लोगों को कि आपके कई पेटेंट जो है आपने कुछ 1000, 2000, 10,000 डॉलर में खरीदे हैं, आप उस पर बिलियंस बनाए। कैसे क्या? मतलब देखो ये पेटेंट कोई स्टूडेंट ने बनाया है, आपने MIT से खरीदा, आपने जहाँ से खरीदा। तो बोला आपने पेटेंट चुराया आप किसी के दिमाग का, हमने आपका पेटेंट का कॉपी किया। जब हमने कुछ चीज़ बनाई और आपने कॉपी किया, आपने कभी बोला आपने इंडिया से कॉपी की? तो एग्जाम्पल दिया मैंने उनको कि जैसे TB की दवा है, 4 दवा एक करके दवाई बनती है, ये इंडिया ने किया 4 की दवा एक में, आप पूरे वर्ल्ड में फॉलो कर रहे हो। उसी धरती पे हमने सजेस्ट किया हमारे फार्मा कंपनी को कि जैसे TB की 4 दवा 3 दवा एक में आती है, आप HIV की दवा क्यों नहीं बनाते हो? तो नहीं, बोले हम नहीं बना सकते वो, क्योंकि फार्माकोलॉजिकल हमको बैलेंस देखना। बोला आप वो लैब में देखो, लेकिन मैं मेरे पेशेंट को बोलता हूँ कि 3 गोली एक साथ लो, पानी के साथ खा लो। तो वो तो गोली एक साथ खा रहा है, तो आप 3 गोली एक साथ क्यों नहीं बना सकते हो? तो कंपनी को हमने नाम भी दिया, इसी दवा का नाम क्या होना चाहिए, और जब बनी पूरे दुनिया ने फॉलो किया। तो मतलब ये कहाँ से आया आपके दिमाग में? ये तो भारत से आया, लेकिन आप कभी नहीं बोलते हो कि हमने भारत की कॉपी की है। बोला ये सब डबल स्टैंडर्ड है। तो ये जो प्रचार करते करते फिर हम लोग साउथ अफ्रीका के सुप्रीम कोर्ट में लड़े। 15-20 NGO थे और 64 बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनीज वर्ल्ड के एक तरफ थे, और हमको लगा हम लोग तो छोटे बच्चे, हम क्या है इनके सामने। हम जीत गए। जीतने के बाद में जो GATT-TTI, जो पेटेंट वर्सेस पेशेंट आया, जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है WIPO, वो सब ये पेशेंट्स के साथ हो गए। तो हमको लगा कि हमने कुछ किया। बाद में हमारे जो मेहनत का फल है हमारे सब फार्मा कंपनी को मिला। तो आज क्या होता है कि कोई भी चीज़ बनाओ आप, तो मेरा मानना है कि आपने पेटेंट बनाया, आपको उसका मुमताना मिलना चाहिए, लेकिन आप इतना डिसेंट प्राइस करो कि आप उस पर बिलियंस मत बनाओ। तो आप, और आपके 3 टियर टाइप ऑफ प्राइसिंग है। जैसे आपने एक डेवलप कंट्री के लिए एक प्राइस है, इंडिया मिडिल लेवल पे मिडिल का अलग प्राइस है, अफ्रीका का पुअर कंट्री उसका अलग प्राइस है। ऐसा ट्रिपल टियर प्राइसिंग करो। आपको नहीं करना है तो हम लोग उसको वायलेट करेंगे, हमारे अफोर्डेबल बनाएंगे। तो आप इतने कंपनी डर गए इंटरनेशनल कि वो खुद होके जब कोई चीज़ बनती है तो इंडिया को आके बोलते हैं ये वॉलंटरी लाइसेंस ले लो। क्यों करते हैं? क्योंकि अगर वॉलंटरी लाइसेंस नहीं दे तो इंडिया तो ऐसा भी वायलेट करेगा तो वायलेट करके उनके कंट्री में जाके बेचेगा। तो अब वो क्या करते हैं, वॉलंटरी लाइसेंस पे अंडरटेकिंग लेते कि आप ये चीज़ बनाएंगे, लेकिन अमेरिका में, यूरोप में ग्रेड 1 कंट्री की जो 45 कंट्रीज है उसके अंदर आप नहीं बेचेंगे। तो ये बोलता है भाई ठीक है, हमारे पास दूसरे 150 कंट्री है, वहाँ बेचेंगे हम। तो इसलिए अभी पेटेंट जो भी बनता है 4-5 साल के अंदर उसका कॉपी अपने आप से खुद होकर आके दे देते हैं इंडिया में। सर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 1989 में आपने बॉम्बे हाई कोर्ट में भी एक पिटीशन फाइल किया था, जिसके वजह से जो ब्लड था उसका स्क्रीनिंग होना स्टार्ट हुआ फॉर HIV एंड हेपेटाइटिस एज वेल। तो ये आप बता सकते हैं कि एग्जैक्टली क्यों हुआ था? उसके पहले क्या स्क्रीनिंग नहीं होता था कम्प्लीटली? उसके पहले HIV स्क्रीनिंग तो था ही नहीं। हेपेटाइटिस B और सिफिलिस का स्क्रीनिंग ऑन पेपर कंपलसरी था। लेकिन बहुत सारे ब्लड बैंक करते नहीं थे। उस समय ब्लड बैंक का दायरा ये था कि ये एक पवित्र गाय है, होली काऊ है, ये सबकी जान बचाती है, लेकिन वो जान बचाने के साथ साथ क्या क्या इन्फेक्शन देती है ये कोई स्टडी नहीं करता था। तो हुआ ऐसे कि उस समय एक ब्लड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसका ब्लड प्रोडक्ट दिल्ली में किसी डॉक्टर ने उसके वाइफ के लिए यूज़ किया। वो एम्स में था, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी,
जो ब्लड ग्रुप इनकम्पेटेबिलिटी होती है, जिसका नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है, तो उनको सेकंड प्रेगनेंसी के समय प्रॉब्लम आ सकता है, तो उनको anti-RH इंजेक्शन देते हैं। उसने ऐसी माइक्रोलॉजी में था, इसलिए वो anti-RH लेके टेस्ट किया तो HIV पॉजिटिव आया। तो अखबार में सब आ गया कि ऐसा ऐसा डॉक्टर को ऐसा मिला, और उसके वजह से खाली बवाल हुआ, लेकिन किसी ने कुछ किया नहीं। फिर मैंने सोचा कि ये कहाँ बना है, ये इंडिया के 3 कंपनी में बनता है ये ड्रग। तो वो 3 कंपनी में जो ब्लड डोनर जाते हैं उनको बुलाया मैंने जा के कि आप आओ, हमको टेस्ट करना है। तो ऐसे 150-200 ब्लड डोनर आए, उनका मैंने टेस्ट किया, तो उसके अंदर HIV, हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस, ये तीनों बहुत ज़्यादा प्रमाण में। और अगर आप तीनों पैमाने लगा दो तो किसी का ब्लड काम नहीं आएगा। राइट। फिर उनको मैंने एक सर्वे किया कि आपने कहाँ कहाँ ब्लड डोनेट किया, तो उन्होंने 15 ब्लड बैंक के नाम दिए बम्बई के, और 3 ब्लड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के नाम दिए। तो ये 18 लोगों पे मैंने ये लिस्ट बनाकर बॉम्बे हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिट पिटिशन डाला। उस समय उसको PIL नहीं बोलते थे, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नाम काफ़ी बाद में आया। तो जब वो डाला तो हाई कोर्ट के जज भी हैरान थे, ये क्या बोल रहा है। बोला देखो सर, ये पूरा मेरा सर्वे है, मैं JJ हॉस्पिटल में हूँ, मैंने इतने सब किया है और ये पूरा डॉक्यूमेंटेड है। मतलब तब तक किसी को पता ही नहीं था कि नो कुछ नहीं। Okay. फिर वो सब उन्होंने बंद कर दिया, 15 के 15 ब्लड बैंक बंद, तीनों ब्लड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद। उसके अंदर एक आपको अचरज होगा, कौन सी थी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे। ओके। तो ये सब एसोसिएटेड लेबोरेटरीज, भारत सीरम एंड भारत, अभी का भारत अलग है लेकिन भारत सीरम बोल के बम्बई में था, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये तीनों बंद हो गए। फिर बाद में उनको क्या क्या पैमाने लगा दिए उन्होंने। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया कि जितने ब्लड बैंक महाराष्ट्र में है उसको HIV टेस्ट और हेपेटाइटिस बी और ये टेस्ट किए बगैर ब्लड देना ही नहीं है किसी को। वाह। उसको फाइट करते करते 9 साल के बाद में सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर हुई 1998 में, और तब पूरे देश में हुआ, लेकिन उसके पहले महाराष्ट्र में 89 से कंपलसरी हो गया था। तो एक तरह से आपने मतलब बहुत सारे लोगों की उसमें जान बचाई, क्योंकि अगर वो स्क्रीनिंग नहीं हो रही थी तो किसी को पता ही नहीं था कि वो ब्लड से क्या क्या बीमारियां हो सकती है। एंड आई डोंट नो, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा सब कमेंडेबल एक चीज़ आपने की, एंड पूरा देश उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए आपका सर। सर एक चीज़ जो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसके बारे में आपने भी कुछ देर पहले कहा कि लोग HIV और एड्स को सेम समझते हैं, एक ही सेंटेंस में HIV एड्स का इस्तेमाल होता है। यू बीइंग लॉन्गेस्ट सर्विंग मेडिकल एक्सपर्ट जो इस चीज़ पे काम करते हैं, आई थिंक सो आप एक करेक्ट इंसान हो जो इसके बारे में लोगों को बता सकते हो कि ये क्या चीज़ है, दोनों अलग अलग है, एक है अलग अलग है तो क्यों है। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, स्पेशली जो एक ओल्डर जनरेशन है उन्हें तो नहीं पता होगा, बट एक यंगर जनरेशन है जिन्हें नहीं पता है, तो आप उन्हें ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो HIV और एड्स में जो फ़र्क है ना, HIV वायरस का नाम है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, और एड्स उसके एंड स्टेज का नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड यानी धारित किया हुआ, पहले से पैदाइशी नहीं है। कुछ बच्चों में पैदाइशी माँ से बच्चों को आ सकता है, बाकी लोगों को एक्वायर्ड है। और इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम यानी आपकी इम्यूनिटी कम होती है और उसके कई बीमारियां एक साथ आती है, इसलिए सिंड्रोम बोलते हैं। बीमारी को डिसीज बोलते हैं और कई बीमारी साथ आती है, उसको सिंड्रोम बोलते हैं। तो पहले कैसा था कि HIV टू एड्स जो है ये 1 वे ट्रैफिक था। तो HIV हुआ, HIV डिसीज हुआ, HIV डिसीज के बाद में एड्स हुआ और मौत हो गई। लेकिन जब से HIV की दवाइयाँ आ गई, HIV की मैनेजमेंट करके, निगेटिव नहीं करती है, लेकिन पेशेंट कोई भी हालत में होगा, समझो एड्स भी होगा तो एड्स से HIV डिसीज में आ जाएगा, HIV में आ जाएगा। ओके। या पेशेंट HIV पॉजिटिव है, आपका डिटेक्ट हो गया, तो हम उसको एड्स में जाने नहीं देंगे। सो जो लोग बोलते हैं कि वंस आपको मतलब एक बार एड्स डिटेक्ट हो गया तो जान जाने की मतलब 100% जो बोलते हैं लोग कि 100% आपकी जान जाएगी, वो बचा सकते हैं हम? आपने बहुत अहम सवाल किया कि एड्स से जान जाती है क्या। मैंने जो पिछला 5-10 साल का वक्त देखा है उसमें 4 चीज़ें मेरे ध्यान में आ गई। नंबर 1, HIV से किसी को मरने की जरूरत नहीं है। ओके। बिल्कुल नहीं। जो मरेगा वो किसी दूसरे कारण से मरेगा, HIV से नहीं मरेगा। अच्छा। तो HIV पॉजिटिव व्यक्ति किसी भी उम्र में आए, मेरे पास 25 साल की उम्र में भी आए, तो जो हमारे एज एवरेज है इंडिया में, मेल के लिए 71 है, फीमेल के 73 है, वहाँ तक पहुँचेगा। डैम। हाँ। नंबर 2, HIV का पेशेंट आने के बाद और 2-3 महीने का ट्रीटमेंट होने के बाद में उसका HIV किसी को नहीं लगता है, उसके वाइफ को नहीं, उसके बच्चे को नहीं, उसके हस्बैंड को नहीं, वो किसी को नहीं लगता है। ओके। तो अनडिटेक्टेबल इज अनट्रांसमिटेबल। नंबर 3, HIV की वजह से आपको बीमार होकर हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं है। अच्छा। आप कोई दूसरी चीज़ से एडमिट हो सकते हैं कि आपको कोई अपेंडिक्स का प्रॉब्लम है, या हार्ट का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, नी का प्रॉब्लम है, कैंसर का प्रॉब्लम है। और चौथी चीज़, आपके लाइफ में HIV की वजह से कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करने की जरूरत नहीं है। आपका पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ, किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ की जरूरत नहीं है। तो ये 4 चीज़ आने की वजह से
कभी कभी तो मुझे लगता है कि जब HIV पॉजिटिव आता है और उसके साथ में भाई आया है जो नेगेटिव है, हस्बैंड वाइफ है, उसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरा जो HIV का मरीज है उसकी लाइफ और उसका हेल्थ ये जो नेगेटिव है उससे अच्छा है। क्यों? और मैंने देखा है कि कई बार उनका पार्टनर मर गया, भाई मर गया, लेकिन मेरा पेशेंट जिंदा है। क्योंकि जब मेरा पेशेंट जिंदा है इसलिए कि हर 6 महीने हम लोग जब चेक करते हैं उसके हर स्पेयर पार्ट का चेक हो जाता है। उसका किडनी फंक्शन क्या है, उसका लिवर फंक्शन क्या है, उसका कोलेस्ट्रॉल क्या है, तो कोई भी चीज़ हम लोग प्रिवेंट कर देते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम है तो। लेकिन साथ आने वाला व्यक्ति नहीं करता है, क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक लाइफ में क्या हो गया कि जो चीज़ें हमारे पास सस्ती वाली है, जैसे कंप्यूटर है 25-30 हज़ार का, उसका एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है। AC 30 हज़ार का है, उसका एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है। गाड़ी 5 लाख 10 लाख की, उसका AMC है। लेकिन बॉडी करोड़ों की, उसका कोई AMC नहीं है। और हर इंसान समझता है कि मुझे कुछ होता ही नहीं है। और खाली ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, वो कोई बड़ी ऐड देखते और अपने चेकअप कर लेते, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये अवेयरनेस जो हेल्थ कॉन्शियसनेस है, ये हमारे HIV पॉजिटिव मरीज में ज़्यादा है। राइट। क्योंकि सर मेरे पास में टैब पे लिटरली अभी एक आर्टिकल खुला पड़ा है जिसमें पॉपुलर बिलीफ जो होते हैं लोगों के अक्रॉस द वर्ल्ड HIV को लेके, और उसमें फर्स्ट जो बिलीफ होता है लोगों का वो यही है, HIV इज़ अ डेथ सेंटेंस। एंड आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता, HIV इज़ नॉट अ डेथ सेंटेंस। मैं बताता हूँ कि अगर आपको HIV की कंपेयर करना है, जो बहुत कॉमन चीज़ है डायबिटीज़, उसके साथ करना है। अगर कोई भगवान आपके सामने आके खड़ा होता है कि मेरे एक हाथ में HIV है, एक हाथ में डायबिटीज़ है, आपको एक बीमारी लेना ही पड़ेगा, राइट, और आप उससे मुकर नहीं सकते, तो आप HIV ले लो, डायबिटीज़ मत लो। क्योंकि HIV के साथ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं देता मैं आपको कि ये मत खाओ, मिठाई छोड़ दो, गुलाब जामुन मत खाओ, आइसक्रीम मत खाओ। आपको डायबिटीज़ के लिए काफ़ी चीज़ करना पड़ता है। राइट। डायबिटीज़ की वजह से आपके कितने ऑर्गन में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, HIV प्रॉब्लम करता है, लेकिन आप ट्रीटमेंट चालू करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं करता है। ओके। डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट HIV के ट्रीटमेंट से एक्सपेंसिव है, कई बार तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। HIV में तो आपको खाली एक गोली खाना है। तो ऐसा अगर कंपेयर करो तो HIV को ठीक है, उसको लांछन है, उसको स्टिग्मा है, उसके अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन उसके कारण अलग है। वो फेटल डिसीज बोल के डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये हमारे समाज की क्या बोलते हैं उसको, दुधारी व्यवस्था जो है, कारपेट कल्चर जो है कि कारपेट के ऊपर साफ सफाई, नीचे कचरा, ब्रश एंड हाँ, तो हम लोग डबल स्टैंडर्ड में कि HIV कहाँ से होता है, सेक्स से होता है, तो वो यानी वो ऐसा टैबू सब्जेक्ट है। टैबू सब्जेक्ट है। अगर कोई इंसान मैं कंपेयर करूँ उसके साथ कि टिकटलेस ट्रैवलर है, कोई टिकटलेस ट्रैवलर कभी पकड़ा नहीं जाता है, तो बोले क्या स्मार्ट है, वो TT को इधर देखता है, इधर जाता है, उधर से वहाँ उतर जाता है, और पकड़ा गया, ये तो पहले से चोर है। तो HIV में ऐसा ही है कि जो आप कुछ सब कुछ करो, पकड़े मत जाओ, पकड़ा गया HIV ने, वो पहले से ही काम से गया हुआ इंसान है। तो ये जो हमारा डबल स्टैंडर्ड है माइंड का, माइंडसेट, उसके वजह से स्टिग्मा है। स्टिग्मा फेटल डिसीज था एक जमाने में, अभी नहीं है। सर बहुत सिली क्वेश्चन हो सकता है ये, बट जैसे कोविड के बारे में बहुत सारी स्टोरीज है कि कोविड जो वायरस है वो कहाँ से आया, HIV एड्स का जो ओरिजिनेशन है ये कहाँ से है, इसकी पीछे क्या स्टोरी है, ये बता सकते हैं आप? देखो, अगर हम लोग पिछले 30-40 साल का हिसाब लगाए हैं तो जितनी नई बीमारियाँ आई है, बहुत सारी वायरस की बीमारियाँ हैं, क्योंकि बैक्टीरिया को हम एंटीबायोटिक्स है, फंगल इन्फेक्शन को एंटी फंगल है, पैरासिटिक इन्फेक्शन को एंटी पैरासिटिक है, लेकिन एंटी वायरल बहुत इफेक्टिव ज़्यादा नहीं है। इसके लिए आने वाली सब बीमारियाँ वायरस की है। दूसरी ये बीमारियाँ जूनोटिक डिसीज है। जूनोटिक यानी क्या होता है कि एनिमल से ह्यूमन बींग में आता है, और ह्यूमन बींग से फिर बाद में ह्यूमन बींग में फैलता है। तो HIV भी एक जूनोटिक बीमारी है, कोविड भी जूनोटिक बीमारी है, जीका है, निपा है, इबोला है, ये सब जूनोटिक बीमारियाँ हैं। इसमें ब्रॉडली एक चीज़ ये है कि हर एक वायरस का, बीमारी का, जानवरों का एक दायरा है और वो इंसानों का दायरा है, लेकिन हम क्या करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए हर एक दायरे में हम घुसते हैं। एनिमल के दायरे में, इन्वायरमेंट के दायरे में, फॉरेस्ट के दायरे में, तो वो उनके प्रॉब्लम हमको आने हैं। तो इसमें HIV के बारे में जो धारणाएं हैं अलग अलग, उसमें सबसे ज़्यादा कन्विंसिबल जो धारणा है वो ये कि ये अफ्रीकन ग्रीन मंकीज़ या मैगाबाई मंकीज़ के अंदर ये वायरस है, था उस समय भी। उसका नाम था सिमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, SIV। SIV इंसानों में आके वो HIV-2 बना। तो HIV-2 और SIV में 60% सिमिलरिटी है, और HIV-2 का बाद में वो HIV-1 बना, उसमें दोनों में 60% सिमिलरिटी है। लेकिन आप SIV और HIV में देखेंगे तो लगभग 30-35% सिमिलरिटी है। तो ये हो सकता है कि वो मंकीज से, मंकी का फ्लेश खाने के जैसा है, हमारे यहाँ पे बकरीद के दिन लोग बकरी का मीट खाते हैं, वहाँ पे वो मंकी का फ्लेश खाते हैं।
या मंकी बाइट से, या मंकी के साथ सेक्स करने से, जिसको हम बेस्टियलिटी कहते हैं। 3 में से भी किसी भी कारण से ये इंसानों में आया और बाद में वो आके वहाँ से फैल गया। तो ये अब ये बात अफ्रीका से निकली है, अफ्रीकन लोग को ठीक नहीं लगता है, हम लोग उसको छेड़ना नहीं चाहते, लेकिन एक साइंटिफिकली पॉसिबिलिटी वो है। ओके और भारत का सबसे पहला केस कौन सा था? हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, आपने 1605 वाला वो एक केस बताया, वो फर्स्ट केस था, तो वो आप स्टोरी रिले कर सकते हो ऑडियंस के लिए, क्योंकि वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने चीज़ बताई थी। तो आपने जैसे स्टार्टिंग में सवाल किया कि HIV और एड्स में डिफरेंस क्या है, तो HIV के इन्फेक्शंस पहले हमारे पास सेक्स वर्कर मुंबई में आ गए थे दिसंबर 1985 में, लेकिन क्लिनिकल केस नहीं था कोई। क्लिनिकल केस पहला जो था वो जसलोक हॉस्पिटल के अंदर एक ब्लड रेसिपिएंट था जिसको अमेरिका में उसका सर्जरी हुआ था, उसका नाम भी क्योंकि पेपर में आया हुआ है, बिहारी लाल माखीजा। तो उसको अमेरिका में जब भी 10-15 साल पहले कभी हार्ट सर्जरी हुई थी, वहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन मिला और उसका डायग्नोसिस डॉक्टर RD लेले बोल के, जिसको बाद में पद्म भूषण मिला, उन्होंने डायग्नोसिस किया था। तो उसका डेथ होने के बाद जो क्योंकि मैंने ऑलरेडी HIV अवेयरनेस शुरू किया था, मेरे पास HIV के मरीज थे पॉजिटिव, तो वो प्रेस वाले पीछे पड़ते थे, कहाँ आया। तो हम लोग तो उसका नाम नहीं दे सकते थे, हम लोग कहाँ पे है वो नहीं बोल सकते थे, पेशेंट का फोटो तो दे ही नहीं सकते थे। तो उन्होंने पता किया कि ये जसलोक हॉस्पिटल के अंदर का डेथ हुआ है उसका। तो वो 1605 का पेशेंट है, तो उनको उन्होंने उसको ही फोटो का छाप दिया कि रूम नंबर 1605 वेयर फर्स्ट पेशेंट डाइड, और ऐसा वो अखबारों में आ गया। तो बाद में तो लोग 16 फ्लोर पे पेशेंट एडमिट नहीं करना चाहते थे जसलोक पे। ओके, क्योंकि वो तब मिथ था ये कि फैलता है। हाँ, फैलता है, यानी टच से उनको फैलता है। लगता कि जैसे आपको और एक बात बताऊं कि जब गोवा में पहला केस आया डोमिनिक डिसूजा नाम का, तो डोमिनिक डिसूजा को डोमिनिक ने ब्लड डोनेट करने गया था किसी के फ्रेंड के लिए, और वो ब्लड में जब HIV चेकअप, क्योंकि मैंने 1989 में चालू किया और गोवा भी बॉम्बे हाई कोर्ट के अंडर है वो, राइट। तो वहाँ पे वो ब्लड पॉजिटिव आ गया। जैसे पॉजिटिव आया तो पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस ने अर्ली मॉर्निंग उसके घर में जाके उसको पकड़ के लेके आए। मदर ने बोला क्या, नहीं हम बात करेंगे, उसको ले जाके पुलिस ने पकड़ लिया, उसको आइसोलेशन में रखा, और अंडर गोवा है पब्लिक हेल्थ एक्ट 1989, वो एक्ट लगा दिया कि ये पब्लिक हेल्थ को डेंजर है। और जब हमको पता चला, हम लोग गए, फाइट किए गोवा में, उसको हमने 3 अलग अलग फाइट की, एक प्रेस वालों को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सब MLAs को मिलते गया मैं। तो उसमें जो एक MLA थे दयानंद नार्वेकर, और वो स्पीकर ऑफ असेंबली थे। तो उन्होंने मेरा नाम कहीं से सुना था जब वो स्टूडेंट थे पूना में, तो बोले आप ये सब एक एक को MLA को मिलेंगे, बहुत टाइम जाएगा आपका, आप कल ऐसा करो असेंबली में आ जाओ, मैं आपका टॉक रखता हूँ। तो सब चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और सब असेंबली में मेंबर रहेंगे, आप स्लाइड दिखाओ। तो उस समय स्लाइड प्रोजेक्ट होता था, तो वो सब दिखाया मैंने, और वहाँ पे बोला कि अगर कोई बंदा आपका किसी की भलाई करने के लिए ब्लड डोनेट करने गया है, उसका ब्लड पॉजिटिव आ गया, उसको आप पकड़ के जेल में डालते हो। कल मैं समझो बम्बई से आया सिरिंज में ब्लड लेके, और आपके चीफ मिनिस्टर प्रताप सिंह राणे बैठे हैं, उनको मैं सिरिंज लगा दूं, और बाद में मैं डिमांड करूं कि अंडर गोवा पब्लिक हेल्थ एक्ट ये जो भी सस्पेक्टेड उसका चेक कर सकते हैं, जो पॉजिटिव है उसको आइसोलेट कर सकते हैं या जेल में डाल सकते हैं, ये सही है क्या? ये तो बहुत गलत है। फिर आपने डोमिनिक के साथ वही किया है। तो वो किया, और एक वहाँ पे क्रिमिनल रिट पिटिशन वहाँ के गोवा हाई कोर्ट में डाला डोमिनिक के मदर लूसी डिसूजा के नाम से। तो लीगल फाइट, पब्लिक फाइट एंड लेजिस्लेचर में तीनों करके 2-3 महीने के अंदर लॉ बदल गया उनका। वाओ, सो दैट इज़ जस्ट अमेजिंग। मुझे गूज़बम्प्स आ गए सर वो सुन के। पर सर आपने एक बात कही सिरिंज वाली, ये बात मुझे याद है कि जब मैं स्कूल कॉलेज में था उस वक्त पे बहुत ही अफवाह फैली थी कि मतलब कोई रैंडम इंसान ट्रेन में जाके आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं वो सिरिंज मार देगा एंड उसमें ये वायरस होगा। तो ऐसे भी पेशेंट्स आपके पास में आए हैं? देखिए, अब हम HIV का ट्रांसमिशन में देखेंगे तो पॉसिबिलिटी जो होती है कि अगर आप HIV पॉजिटिव व्यक्ति के साथ विदाउट कंडोम सेक्स करो, जिसका वायरल लोड लाखों करोड़ों होगा 1 ml ब्लड में, तो भी आपको एक सेक्स से HIV आने का चांस 0.3% है। अच्छा, 3 in 1000। और अगर नीडल प्रिक, जो आपका एक कोई HIV पॉजिटिव पेशेंट है उसके अंदर नीडल गई और गलती से नेगेटिव के अंदर चली गई, तो एक ड्रॉप जो मिक्स होता है उसके अंदर साइंस ये है कि कैपिलरी एक्शन से एक ड्रॉप अंदर रह जाता है, और सरफेस टेंशन से वो पहला एक ड्रॉप पहले मिक्स होता है, बाद में दूसरा ड्रॉप आता है, तो उससे होने का चांस 0.1% है। इज 1 in 1000। ओके। अब बात कर रहे हैं आप कि नीडल लेके कोई घूम रहा है, तो नीडल के अंदर अगर ब्लड है तो 2-5 मिनट के अंदर नीडल में वो ब्लड ब्लॉक हो जाता है,
क्योंकि बाहर आ ही नहीं सकता है, और नीडल में ब्लॉक हो जाएगा तो आप कितना भी अंदर घुसाओ क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। अच्छा। तो ये खाली खौफ की बात है। राइट। दूसरा, किसी ने इन्हें सेक्सुअल ट्रांसमिशन हुआ होगा और उसको ऐसा बोलना था कि मैं कैसा बताऊं, नहीं वो कहीं गलती से डॉक्टर की एक निडल लग गई, उससे हो गया, या हजाम के पास गया था उसके उस तरह से हो गया। तो ऐसे लोग करते थे। साथ में कभी कभी माँ बाप आते थे, अब बोले मेरे मदर फादर को कुछ मत बोलना, मैं ऐसा बोलूँगा तो हाँ करना। अब हम झूठ भी नहीं बोल सकते और सही भी नहीं बोल सकते, तो हम बोले बोल रहा तो होगा, हमको क्या मालूम। लेकिन हम उसको इमीडिएटली ट्विस्ट करते थे कि आपको उससे क्या फ़र्क पड़ता है, अब उसको HIV ऐसे आया है वैसे आया है, उसका ट्रीटमेंट तो वही है। तो ऐसा करके हम लोग उसको कैमोफ्लेज करते हैं। लेकिन ऐसे कोई नीडल से या कोई सुई से या कोई थिएटर में कोई अगर आपको प्रिक कर दो, उससे नहीं होता है HIV। ओके। सो HIV एड्स के बारे में और भी मेरे पास में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मुझे पेशेंट्स की साइकोलॉजी भी समझनी है इसमें। पर उसके पहले एक और चीज़ है, आपने एक पूरा एयरप्लेन रेस्क्यू किया था जिसमें ट्रैफिकिंग हो रही थी सेक्स वर्कर्स की, जो शायद नेपाल जा रहा था, और एक ट्रेन भी थी। तो ये क्या कहानी है, ये आप प्लीज़ लोगों को बताइए सर। तो मैंने HIV में काम शुरू करने के पहले रेड लाइट एरिया में काम मैंने शुरू कर दिया था 1982 से। और पहली लड़की मैंने जो रेस्क्यू की थी उसका नाम तुलासा, वो भी नेपाली थी। सर एक मैं आपको यहाँ पे एक छोटे से इसके लिए रोक रहा हूँ। हाँ, रेस्क्यू किया था, इसका क्या मतलब होता है, आपको ये इसकी पहले बताना हाँ है। बताता हूँ कि जो तुलासा नाम की लड़की थी, वो 13 साल की थी। वो JJ अस्पताल में मेडिसिन डिपार्टमेंट में एडमिट हुई थी और उसको वोमिटिंग होती थी। तो हमारा जो एक कलीग था जिसका नाम दामोदर मंगानी डॉक्टर, वो भी हमारे कैंप में आता था। तो बोला यार ईश्वर, ये जो मैंने लड़की देखा ना, वो मैचिंग उधर की अपन ने देखे वैसी ही दिख रही नेपाली, और इसको दिमाग में कुछ TB है, तो तू देखेगा क्या उसको। तो मैं जाके देखा उसको और थोड़ा मैंने बात किया तो पता चला कि वो सेक्स वर्क में थी। 13 साल की लड़की सेक्स वर्क में, कितने साल से हो, 1.5 साल से। तो पहले सेक्स वर्कर, पहले कोई उसका माने वाला आना हुआ अंकल या फादर का फ्रेंड नेपाल से लाके बेच दिया 5,000 रुपये में। उसने दूसरे को बेचा 7,000 में। 2-3 महीने के बाद उसने तीसरे को बेचा 7,500 में। और ये जब बीमार हो गई तो उसको लाके JJ हॉस्पिटल में रख दिया। तो मैंने उसको दूसरे दिन स्किन डिपार्टमेंट में बुलाया, उसके 2-3 एग्जामिनेशन की। पता चला कि उसको STD भी है, गनोरिया भी, जो STD है ना, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज भी है। तो उसको 3 प्रकार का STD और 3 प्रकार का TB। तो ऐसे लड़की, फिर हमने पुलिस कंप्लेन की। जब जूलियो रिबेरो पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे, तो जूलियो रिबेरो को उन्होंने कंप्लेन की कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो रेड लाइट में काफ़ी रेड हुए, फिर उन्होंने बहुत सारी जो छोटे छोटे लड़कियां था उनको रेस्क्यू किया। तो दैट इज कॉल्ड रेस्क्यू, कि वो लड़की को वहाँ से रेड लाइट में जो फंसी है उसको निकाल कर उसके माँ बाप के पास भेज देना। लेकिन माँ बाप एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो ये 1996 की बात है कि जब हमारा एक सर्वे था, वो सर्वे में पता चला कि यहाँ पे बहुत सारी छोटी लड़कियाँ हैं। तो एक बहुत अच्छा पत्रकार हुआ करता था जिसका नाम J.Day, उसका मर्डर हुआ था बाद में। तो उसकी मेरी अच्छी दोस्ती थी और वो हफ्ते में 2 बार ऐसे आता था। तो जो भी बोलता था वो खट बोल के दूसरे दिन पेपर में आता था। उसने वो पेपर में डाल दिया कि इतनी ज़्यादा लड़कियाँ, 15% ऑफ द गर्ल्स इन रेड लाइट एरिया आर माइनर गर्ल्स। और वो जब पेपर में आ गया तो एक चीफ जस्टिस थे, उन्होंने उसको पेपर कटिंग को सुओ मोटो रिट पिटिशन बना लिया और बोला कि ये डॉक्टर कौन है, डॉक्टर गिलाडा, उसको बुलाओ, ये कौन है, इसको बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। और उसका जब उनको सबको बुरा लगा कि ये कैसा हो रहा है ना हमारे देश में। हम एक तरफ बोलते हैं कि बॉम्बे प्रोग्रेसिव सिटी है, मुंबई प्रोग्रेसिव सिटी है। तो रेड लाइट में रेड हुए, फिर लगभग 470 लड़कियां वहाँ से उठाई जो 18 साल की नीचे थी, जो इलीगल है हर ढंग से। उसमें नेपाल की थी, उसमें तमिलनाडु की थी, आंध्रा की थी। फिर अलग अलग रेस्क्यू होम में उनको रखा। तो वहाँ रखने के बाद में फिर माँ बाप लेने को तैयार नहीं, उनकी काउंसलिंग करो, उनका ट्रीटमेंट करो, चेक करो। तो रोजाना जाने का 150 लड़की को चेक करना, उनको कोई, किसको सिफिलिस है, किसको कुछ है बीमारी का, कोई HIV पॉजिटिव है। तो एक बहुत सारी लड़कियां नेपाल की थी, तो एक पूरा एयरक्राफ्ट भर के नेपाल को भेजा। और उसके पहले मैंने नेपाल में ऑलरेडी अच्छा अलाइनमेंट काम किया था। 1985 में वहाँ की एक जो नेपाल की रानी है उनको मिला था। वहाँ की सोशल वेलफेयर मिनिस्टर भद्र कुमारी घले, उनको मिला था। वहाँ के काफ़ी NGOs में अवेयरनेस की थी कि आपको लगता है कि आपकी लड़की कुछ काम करने जा रही है, बम्बई जा रही है, लेकिन उसके 90% 95% चांस की वो रेड लाइट में फंस जाएगी। तो वहाँ पे इंडिया से ज़्यादा अवेयरनेस नेपाल में हुआ, क्योंकि किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि उनकी बहू बेटी उधर फंस जाए जाके। राइट। तो वो दैट इज़ कॉल्ड रेस्क्यू। बेसिकली वहाँ पे वापस नहीं फंसे, जाके अपने अपने घर में रिहेबिलिटेट हो जाए।
सो ऐसे बहुत बार ऐसे केसेस आते थे? बहुत बहुत बार केसेस आते हैं। ओके, अभी भी आते हैं ऐसे केसेस? अभी चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन नहीं के बराबर है, हम्म, थोड़ा बहुत होता भी होगा, लेकिन वो क्या करते हैं, एक बॉर्डर एज होती है 16 to 18, हम्म, और नेपाल की लड़कियां ऐसे दिखने में छोटी भी दिखती है, हम्म, तो 25 साल की होगी तो भी 18-17 की दिखेगी, तो उसका बेनिफिट लेके कुछ करते होंगे। लेकिन अब मैंने चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन के 3-4-5 स्रोत थे। एक था नेपाल से लेके आना या बांग्लादेश से लेके आना, दूसरा था देवदासी प्रथा, जो देवी के नाम पे लड़की छोड़ के उसको Right. लेके आना, तीसरा होता था कि कोई लड़की किधर से किडनैप करके ला के बेच दे, चौथा था कि फेक मैरिजेस, मैरिज कर लिया, बाद में दूसरी मैरिज करके वो डाउरी ले ली, ये उसको छोड़ दिया। तो ऐसे 4-5, और सेक्स वर्कर की बेटी ऑलमोस्ट 100% सेक्स वर्कर बनती थी एक ज़माने में। अब वो उनको उनके उनके माँ के नाम से स्कूल में एडमिशन मिलना, वो सब चालू होने की वजह से एजुकेशन हो गया, वो बाहर निकल गई, और चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन काफ़ी ढंग से कम हो गया। वाह! सर, हम ऑफ द कैमरा जब बात कर रहे थे, आपने मुझे एक न्यूज़पेपर क्लिपिंग बताई, जिसमें आपने सेक्स वर्कर्स के बच्चों के साथ में एक कैंपेन चलाया था, जिसमें फादर्स का तो पता नहीं था, बट सेव आवर मदर्स, इस पे आपने कैंपेन चलाया था। ये क्या चीज़ थी सर? 1991 में वर्ल्ड एड्स डे ने काफ़ी बड़ी चीज़ होती थी, अभी भी है, लेकिन उस समय तो काफ़ी बड़ी चीज़ होती थी कि दुनिया में सब जगह बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे। तो हम लोग हमेशा कुछ इनोवेटिव प्रोग्राम करना ताकि वो लोगों को हार्ड हिटिंग मैसेज जाए। तो मुझे हमेशा एक टीस रहती थी कि इन इन इलाकों में ये बेचारे माँओं को बच्चे हैं, उनके फादर का पता नहीं, क्योंकि फादर कोई भी समाज में का कोई भी इंसान हो सकता है, और माँ बच्चों को नीचे ही कॉट के नीचे रख के उनको कभी अफीम की गोली दे दे, कभी कुछ दे दे, सुला दे, और उनका धंधा चलता था। तो हमने एक कैंपेन बनाया कि सेव आवर मदर्स, कि दुनिया वालों, मुझे अनाथ मत बनाओ, हमारे माँ के साथ कंडोम के साथ पेश आओ। तो ऐसे स्लोगन बनाए हमने। तो वो जब स्लोगन बना, वो सबको बहुत हिटिंग लगा, और कुछ क्रिटिक भी थे कि आप छोटे छोटे बच्चों के हाथ में कंडोम दे दिया। बोला आओ, आप किताब दो उनके हाथ में, आपको किसने रोका है, क्योंकि आपको किताब देना नहीं है और हमको उनको बचाना है, तो ये हमारे पास तरीका है। तो वो कैंपेन CST स्टेशन के पास हमने वर्ल्ड एड्स डे के पहले दिन 30 नवंबर को रखा था, और वो हिट हुआ, और वो सब अखबारों में फ्रंट पेज में आया था, और वर्ल्ड के 10 टॉप कैंपेन के अंदर उसका नाम आया था, वाह! सेव आवर मदर्स कैंपेन। वाह! सो बहुत ही ज़्यादा मुझे प्राउड फील हो रहा है आपसे बात करने के लिए, बिकॉज़ इट्स लिटरली अ प्रिविलेज कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ और इतना कुछ जान पा रहा हूँ। सर, आपने बहुत सारी चीज़ों पे काम किया है। आई एम श्योर कि जैसे आपने अभी कहा कि बहुत सारे लोगों ने आपको इस वजह से हेट भी दिया कि आप बच्चों के हाथ में कॉन्डम्स दे रहे हो, और आपका जो HIV एड्स के लिए जो काम था, आपका सेक्स वर्कर्स के लिए जो उनकी हेल्प करना था, अवेयरनेस स्प्रेड करना था उनके कम्युनिटी में, बहुत ज़्यादा आपको बैकलैश भी मिला होगा। आपको बैकलैश शायद सोसाइटी से मिला हो, शायद गवर्नमेंट की तरफ से मिला हो, शायद कुछ मेडिकल वर्कर्स की वजह से तरफ से मिला हो। तो इस बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए क्या होता है कि समाज का एक नज़रिया होता है, और समाज उसको उस ढंग से देखता है। ये अगर बैकलैश कंटिन्यू है तो हमारा फेल्योर है, हम लोग कन्विंस नहीं कर पाए, और पहली बार सेकंड टाइम बैकलैश है तो कोई गलत बात नहीं है, तो वो नॉर्मल है। तो जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हमने गवर्नर जो महाराष्ट्र के, उनको चर्चगेट पर एक हमारे एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन करने के लिए बुलाया है। तो इनॉग्रेशन के समय वहाँ पे चर्चगेट स्टेशन पे, यानी जहाँ पे रोजाना 10 लाख 11 लाख लोग आते हैं, 1 लाख लोग एग्जीबिशन देखते हैं हमारा, तो एक स्ट्रीट प्ले था। वो स्ट्रीट प्ले मेरे दोनों डॉटर ने किया था। अब ये दोनों डॉटर डॉक्टर्स हैं। उस समय वो एक 11 साल की थी, एक 7 साल की थी। जब उन्होंने स्ट्रीट प्ले किया, काफ़ी अप्रिशिएट किया, गवर्नर खड़े रह के देख रहे हैं, और स्ट्रीट प्ले होने के बाद में मेरी डॉटर्स कंडोम डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी उधर। तो गवर्नर ने बोला, यार ये व्हाट आर यू डूइंग? मैं, सर क्या गलत कर रहा हूँ मैं? नहीं नहीं, आप छोटे बच्चों का। मैंने, सर क्या कर रहे हो? वो बच्चों की यूज़ करने के लिए नहीं बोल रहे, के लिए जो अडल्ट लोग खड़े हैं उनको अवेयरनेस किया है। तो अवेयरनेस के बाद में होता है कि उसको इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट देना, खाली अवेयरनेस करके वहाँ मामला ख़त्म नहीं हुआ, कि भाई आपको कुछ करना है तो कम से कम ये लेके जाओ, प्रोटेक्शन की चीज़ है। अगर बोला हमको हेलमेट का अवेयरनेस करने के लिए शर्म नहीं है, बारिश में जाना है छाते का अवेयरनेस करने में शर्म नहीं है, रेनकोट के अवेयरनेस में शर्म नहीं है, जूते पहनने के बाद में अगर फंगस इन्फेक्शन नहीं होना, सॉक्स पहनने के लिए अवेयरनेस करने की शर्म नहीं है, तो ये भी उसी ढंग का है, प्रोटेक्शन है। तो लोगों में जो धारणा है, तो ये कहीं ना कहीं तो ख़त्म करना है। तो ये
ब्रेकिंग द आइस होता है ना, स्टार्टिंग में एक ही बार लगता है ना ये क्या बात कर रहा है, लेकिन Right. बाद में तो लगता है ये सही बात कर रहा है। तो मैंने जब जब कुछ बात करता हूँ इन्हें सेक्स के बारे में, कंडोम के बारे में, मैंने देखा है कि 5 साल की उम्र से लेकर 95 की उम्र के लोगों तक की आगे उधर आंखें उधर जाती है और कान उधर जाते हैं, ये क्या बोल रहा है, काम की बात बोल रहा है। इसका मतलब ये चीज़ हर एक के इंटरेस्ट की है, हर एक के प्रोटेक्शन की है, हर एक के मालूमात रहने की चीज़ है, फिर भी हम लोग शर्म करके उसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो ये मैंने ऐसे एरिया में देखा है जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो लोग भी शर्म करते थे, अरे क्या डॉक्टर है, क्या बोल रहे हैं आप, उधर मुंह फेरते थे। तो वो अवेयरनेस करना ज़रूरी था, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे ज़िंदगी में ये सब अवेयरनेस मेरे को देखने को मिल रहा है कि काफ़ी अवेयरनेस है, लोग ओपनली बात करते हैं। सर जितना मैंने अब तक इंडिया को समझा है, अपने कल्चर को समझा है, आई फील कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं हमारे सोसाइटी में जिसे लोगों ने टैबू बना दिया है, और उसके पीछे रीजंस कुछ भी हो, बट इन द मॉडर्न वर्ल्ड वो रीजंस जस्टिफाइबल नहीं है। और कुछ नाम आते हैं सामने, जैसे गौरी लंकेश एक नाम है, एक जर्नलिस्ट थे जिन्हें शूट करके मतलब उन्हें मार दिया गया था, उनका मर्डर कर दिया गया था क्योंकि वो सोसाइटी के अगेंस्ट जा रही थी, अवेयरनेस स्प्रेड कर रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें मर्डर करके मार दिया गया। तो आपको भी कभी थ्रेट्स मिले हैं ऐसे फ्रिंज एलिमेंट से? जब रेड लाइट एरिया में मैंने काम किया था और काफ़ी बड़े पैमाने पे काम चलता था, और जैसे ही कुछ मेरी स्टेटमेंट आते थे तो वहाँ पे रेड होते थे, और घरवाली जो औरतें हैं वो ब्रॉदर ओनर्स हैं, उनको तकलीफ होती थी, पुलिस रेड में उनको लेके जाते थे। तो उस समय इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हार्डली था, कोई टीवी के दूरदर्शन का था कोई दिखा दे, तो मेरा चेहरा और मेरा नाम ये दोनों का डिसोसिएशन था। तो जब मैं जाता था तो बोले यार ये कोई तो डॉक्टर है जे हॉस्पिटल का, क्या करता है, हमारा सब धंधा चौपट कर दिया, ऐसा कर दिया। हाँ बोला ऐसा ऐसा, तो मुझे समझ आता था कि ये मेरे बारे में बोल रहे हैं। तो ऐसा होता था, कई बार वहाँ से थ्रेट आते थे कि अब नेक्स्ट टाइम आओ हम उसको ख़त्म कर देंगे, आपको ये करेंगे। तो मैंने क्या किया उस समय उनको ये बताया कि मेरा जो काम कर रहा हूँ उसमें आप लोग का फ़ायदा है, मैं किसी के खिलाफ काम नहीं कर रहा हूँ। अगर इन लड़कियों को बीमारियों से बचाने के लिए मैं कुछ करूँ और वो लड़की बीमार नहीं होती है, हॉस्पिटल नहीं जाती है, डॉक्टर पे ट्रीटमेंट पे खर्चा नहीं करती है, तो उसका फ़ायदा आप सब लोग को होगा। तो जो आप दलाल हैं, घरवाली है, सेक्स वर्कर है या उनके बच्चे हैं, तो इन सब का फ़ायदा है। तो बाद में धीरे धीरे उनको कन्विंस करते गया, लेकिन मुझे ऐसा थ्रेट तो जरूर मिलते थे। राइट। तो माफिया की तरफ से भी ये थ्रेट्स मिलते रहे, क्योंकि रेड लाइट एरिया जहाँ पे होता है तो वो हमें पता है कि एक जो पिम्प माफियाज जो होते हैं, तो उनके तरफ से भी कभी मिले थे थ्रेट्स? क्या होता है कि एक लक्ष्मण रेखा होती है। अब लक्ष्मण रेखा के नीचे होते हो तो आपको लोग मार के बिठा देते हैं, और लक्ष्मण रेखा के आप बाहर जाते हो तो उनको थ्रेट रहता है कि यार इसको कुछ करेंगे तो अपना भी कुछ हो जाएगा। तो एक लकीली क्या हुआ है कि एक बहुत जल्दी पीरियड में मैं लक्ष्मण रेखा के बाहर चले गए। ओके। तो एक पब्लिक फिगर नाम है, कुछ भी इसको करेगा तो पब्लिक का आउटक्राई होगा, गवर्नमेंट की तरफ से बैकलैश होएगा उन लोगों के लिए, तो वो डर उनको रहता था। और दूसरा मेरा जो बात करने का उनके साथ ढंग था, वो बड़े प्रेम से, मैं कभी किसी के साथ वो कितना भी, कई बार मेरे पास तो ऊपर कभी से अंडे फेंकते थे उम्र पर, अच्छा। कुछ कचरा फेंकते थे, मैं उनको बोलता कोई बात नहीं है, उनको अगर लगता है कि मेरे वजह से यहाँ पे लॉस हुआ तो करेंगे ना लोग ना, लेकिन उनको मैं समझाने में समर्थ था। और कुछ ऐसे प्रोग्राम करते थे जैसे रक्षाबंधन है तो रेड लाइट एरिया में जाकर उनसे राखी बंधवाना, या मकर संक्रांत का प्रोग्राम है, संक्रांत में जाके मेरी वाइफ वहाँ पे वो औरतों के साथ प्रोग्राम करे। तो ये हर एक चीज़ से सोशलाइजेशन और रीसोशलाइजेशन, कि उनको समाज से हमने दूर कर दिया, उनको रीसोशलाइजेशन करके वापस समाज के साथ जोड़ना। ठीक है, समाज में उनको लाके कोई रखेगा नहीं, लेकिन मैंने क्या किया, कुछ कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करना चालू किया। जैसे मेरे पास एक लड़ी काम करती है, उसका नाम एल्लवा है, वो देवदासी थी, वहाँ से सेक्स वर्कर बनी, उसको मैंने रिहेबिलिटेट किया और 1989 में उसको एम्प्लॉय किया, अभी तक मेरे पास काम करती है। तो ये मैंने जब कहीं से बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जिसके प्रेसिडेंट, कोई वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ है, ये है वो है, वो बोले ऐसा कैसा बात करेंगे आप, उनको कौन एम्प्लॉय करेगा, घरों में कौन रखेगा। मतलब देखो, आपको अगर बेस्ट रिहेबिलिटेशन करना है तो फाइनेंशियल रिहेबिलिटेशन, मेक देम फाइनेंशियली स्टेबल, देन ओनली दे कैन लीव दिस बिजनेस। राइट। आप वो नहीं करते हो, खाली महिला उद्धार की बात करके फायदा नहीं है। तो ये सब थ्रेड से बाहर निकलने का एक तरीका था कि उनका वेलफेयर दिखाए
और उनके वेलफेयर के साथ में सबका वेलफेयर हो। सर आई फील कि मतलब जब भी हम HIV एड्स की बात करते हैं तो सेक्स ऑब्वियसली एक सब्जेक्ट है जिस पे हमें बात करना चाहिए, क्योंकि उसे टैबू बना दिया लोगों ने। और उसी से कनेक्टेड एक और सब्जेक्ट है मैस्टरबेशन का, क्योंकि रिसेंटली एक फिल्म आई थी ओ माई गॉड 2 विच वॉज अबाउट मैस्टरबेशन, एंड उससे भी बहुत ज़्यादा उस फिल्म को टैबू बना दिया, उसमें से बहुत सारे पार्ट्स कट करने पड़े फिल्म मेकर्स को, और उसे आई थिंक सो अडल्ट स्टेटस मिला था, तो 18 अबव ही वो देख सकते थे, जबकि वो फिल्म बनी थी उन लोगों के लिए जो अपने टीनेज ईयर्स में है, और उन्हें ही वो फिल्म देखने नहीं दी गई। तो इसके ऊपर आपका क्या बोलना है? 1986 में जब अवेयरनेस बढ़ रहा था, 87 के आसपास किसी एक बम्बई के मैगजीन ने मेरा इंटरव्यू किया था, और वो इंटरव्यू में सेटिस्फाइड इंटरव्यू था। उसमें बोला HIV से बचने का तरीका क्या है, और मैंने बोला था प्लीज़ मैस्टरबेट। तो इसमें एक चीज़ है कि आपको अगर सबसे सेफर सेक्स, ऑल अदर्स आर सेफ सेक्स, सेफर सेक्स, नॉट सेफ सेक्स। द ओनली सेफ सेक्स इज मैस्टरबेशन और म्यूचुअल मोनोगैमी। मोनोगैमी इज नॉट वन साइडेड, म्यूचुअल मोनोगैमी, एंड विच ओनली यू नो यू आर मोनोगैमस, द पार्टनर नोज यू आर मोनोगैमस, यू डोंट नो अबाउट पार्टनर। राइट। तो बेसिकली इसीलिए तो हमारी शादी की प्रथा बनी, इसीलिए तो सिस्टम बनी, इसीलिए तो एक साथ रहने की सिस्टम बनी। तो अगर आपको उसके परे कुछ जाना है तो हम लोगों को यानी मेडिकल साइंस में होता है 5 लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन। आप सेक्स मत करो, आप सेक्स करते हैं तो चूजी हो जाओ किसके साथ करना है, कर ही रहे हो तो प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करो। तो हर एवरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। उसके बाद में अब आपको बीमारी हो गई तो आके चेक कराओ, और जल्दी से डायग्नोसिस करो। तो अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट इज इम्पॉर्टेंट। तो हर लेवल के प्रिवेंशन है, तो उसके अंदर एक प्रिवेंशन का मॉडल वही है मैस्टरबेशन। तो कोई गलत नहीं है, करते हैं लोग, बाहर बोलते नहीं है, डॉक्टर के पास आके बोलते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि क्लासरूम छोड़ के आके मैस्टरबेट करना, ऑफिस छोड़ के आके मैस्टरबेट करना, या वाइफ है आपके पार्टनर साथ में फिर मैस्टरबेट करना, उसके साथ सेक्स नहीं करना, ये गलत है। ऑब्सेस नहीं होना। आपसे बिकॉज OCD बहुत ज़्यादा है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है उसके बारे में बहुत ज़्यादा है, वो नहीं होना चाहिए। बाकी कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, कोई साइकोलॉजिकल डिसीज नहीं है, कुछ नहीं है। बट सर ये मेरा क्वेश्चन पूछने का एक और रीज़न था, क्योंकि वो फिल्म के बारे में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे ओपिनियंस है, गवर्नमेंट का खुद का एक ओपिनियन था, जिसके वजह से जो बॉडी भी है, जो रेगुलेशंस आए फिल्म इंडस्ट्री में भी, तो वो रेगुलेटरी बॉडी जो है उन्होंने कई सारे फिल्म उसमें से जो सीन्स थे उन्हें कट कर दिया, उसे अडल्ट स्टेटस दिया। तो जब एक एज समवन हु इज़ वर्किंग इन द मेडिकल साइंस या हेल्थ सेक्टर में जब एक पॉलिसी बनती है गवर्नमेंट लेवल पे, और फिर जब उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है ग्राउंड लेवल पे, कितना डिफरेंस आ जाता है दोनों जगहों पे। क्योंकि कोई भी पॉलिसी हम देखते हैं वो बनती है एक पूरे डिफरेंट एस्पेक्ट के साथ है, बट जब तक उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है या उसके बारे में बातें शुरू होती है तब तक उसका पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है, क्योंकि पॉलिटिक्स उसमें आ जाता है। तो इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं सब? देखो, हम हमेशा पॉलिटिक्स को नाम नहीं रख सकते, बदनाम नहीं कर सकते। हमारा कर्तव्य होता है कि उनको कन्विंस करना, और कन्विंस ये खाली अपने फिलॉसफी से नहीं, फिलॉसफर सब हर एक इंसान फिलॉसफर है, आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से। और जो कठोर से कठोर इंसान है कि जो नहीं करना चाहता है उसको भी कन्विंस होता है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब स्टार्टिंग कुछ हम लोग प्रोग्राम एक्टिविटी करते थे तो प्रेस रिलीज बनाते थे। अब तो सब ये ईमेल से होता है, उस समय तो प्रेस रिलीज बनाते थे, साइक्लो स्टाइल करते थे या हाथ से लिख के कार्बन कॉपी करते थे। तो प्रेस रिलीज देने को जाते थे। तो एक जगह एक न्यूज़ एडिटर था नवशक्ति का, तो वो जैसे प्रेस रिलीज करता था फेंक देता था। तो वो बोला कि सर आप मेरी जब भी प्रेस रिलीज आते हो फेंक देते हो, क्या बात है? अरे बोले तू इतना यंग डॉक्टर है, ये तो क्या कर रहा है, ये देवदासी विदासी अच्छा है ना, ये सेक्स वो कर रहा है, अच्छी बात है, उससे अपने सोसाइटी क्लीन है। तो आप तू उसके क्या को खिलाफ है, उनको क्या को बंद कर रहा है तू उसका काम? तो बोला सर मेरे को 5 मिनट देंगे आप? नहीं मेरे को आज टाइम नहीं। मतलब जब भी आपको टाइम है, मैं बोले क्यों टाइम चाहिए? बोला अगर मैं आपको कन्विंस नहीं कर सकता हूँ तो आपके जो रीडर है उनको कैसा कन्विंस करूँगा? राइट। तो एक बार फिर 5-10 मिनट टाइम दिया उन्होंने, उनको समझाया। तो बोला मेरा जो काम करने का मकसद ये है, अगर समाज ये चाहता है कि समाज के बाकी स्त्रियों को क्लीन रखने के लिए समाज व्यवस्था में सेक्स वर्कर की ज़रूरत है, तो क्या हर इंसान, हर फैमिली एक इंसान को डेडिकेट कर सकता है सेक्स वर्कर बोल के? तो हमारा वेलफेयर एट द कॉस्ट ऑफ समबडी एल्स, ये कितना गलत है। Right. और मैं सेक्स वर्क के खिलाफ नहीं हूँ, मैं एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सेक्स वर्क के खिलाफ हूँ, मैं देवदासी प्रथा के खिलाफ हूँ, मैं चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन के खिलाफ हूँ, मैं किसी को डिसीव करके मैरिज का आश्वासन देकर आकर उनको बेच देना उसके खिलाफ हूँ।
तो उन्होंने फिर लिखना चालू किया। राइट। तो मैं बोला कि दिस इज माय सक्सेस। तो कभी कभी क्या होता है कि यू हैव टू कन्विंस देम। जैसे एक हेल्थ मिनिस्टर थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, तो उन्होंने कंडोम का बहुत बड़ा मॉडल बना के खुद के ऑफिस में रखा था। ओके। तो वो उनको कैसे कन्विंस करते हैं उस पर डिपेंड है। आप उनको कन्विंस कर पाओ तो अच्छी बात है। और ये उनको भी मालूम है, यानी नेताओं को जो पॉलिटिक्स में, उनको भी मालूम है कि जो समाज की रियलिटी ये है। उसका एग्जाम्पल ये है कि एक सेक्स वर्कर पकड़ी गई थी। सेक्स वर्कर यानी बेसिकली कॉल गर्ल थी वो, एमपी में, और उसकी डायरी मिली तो उस पर फ़ोन नंबर मिले। जहाँ जहाँ फ़ोन किए गए तो उसके अंदर एमएलए थे, मिनिस्टर थे, ऑफिसर्स थे, पुलिस ऑफिसर थे, सब थे, और सब छपा था वो। तो सब चुपट गए, वहाँ दबा दिया। इसका मतलब कोई इंसान दूध का धुला नहीं है। हमाम में सब नंगे जो कहावत है वो वहीं से आई है। तो हमको उनको कन्विंस करना है। राइट। और अगर वो कुछ करते हैं तो हमें अपना फेलियर मानना है कि हम जो काम करने वाले लोग हैं, हमारा फेलियर है कि हम उनको कन्विंस नहीं कर पाए। ओके। सो एक और जो चीज़ मुझे आपसे पूछनी है, क्योंकि ओशो रजनीश के बारे में आपने काफ़ी चीज़ें कही, उनके साइड से आपको काफ़ी बैकलैश मिला था, तो ये क्या पूरी चीज़ थी? आपने उनके बारे में कहा था कि उन्हें देख के ऐसा लगता है कि उन्हें शायद HIV एड्स हो सकता है, तो ये क्या चीज़ थी सर? मैंने ज़िंदगी में कभी रजनीश से मिला नहीं हूँ, और जो इंसान इस दुनिया में नहीं है उसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। सिर्फ ये हुआ था कि उनका एक मॉर्निंग डिस्कोर्स अखबारों में छपा था कि मुझे पता नहीं मुझे क्या हुआ है, मैं 10 साल ओल्ड दिख रहा हूँ, मेरे कान में जो इन्फेक्शन हुआ दुरुस्त नहीं हो रहा है, मुझे बुखार आता है। तो जब वो अखबार में छपा तो उस समय प्रेस वाले आते थे, बोले डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है ये पढ़ के, आपको नहीं लगता है कल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे ऐसी ही कुछ बीमारी है? तो बोला मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, मैं सरकार को लिखूँगा। तो मैंने चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को लेटर लिखा, और वो चीफ सेक्रेटरी को जो लिखा हुआ लेटर है वो बाहर मीडिया में लीक हो गया। और वो लीक होने के बाद में एक ने छापा रजनीश को एड्स हो सकता है क्वेश्चन मार्क, और दूसरे ने उसका क्वेश्चन मार्क निकाल के बोला रजनीश को एड्स है, फुल स्टॉप लगा दिया। हाँ, वो गुजराती हिंदी अखबार में आया, रजनीश ना एड्स है गिलाड़ा कहो तो। मैंने कुछ ऐसा बोला ही नहीं। तो उस पर ये हुआ, जैसे ही वो आया तो 200 उनके जो अनुयायी है वो उनको पता था जेजे हॉस्पिटल, तो 200 लोग आ गए जेजे हॉस्पिटल में, और बोले हम गिल्डा को ख़त्म कर देंगे। तो गिल्डा बोलते थे, कोई गिलाडा बोलते थे, हम ख़त्म कर देंगे। तो ऐसा तो इतना आसान नहीं था कि जेजे अंदर के आके मुझे कोई मारे, वहीं रुक गया मामला। लेकिन जब मुझे लगा कि थ्रेट है ये, तो ये थ्रेट मुझे कम से कम जाके पुलिस को बताना चाहिए। तो मैं स्कूटर पे गया, और जॉइंट पुलिस कमिश्नर है तो उनको जाके मिला। बोला सर ये ऐसा ऐसा मुझे थ्रेट करने को आए थे लोग। हाँ मैं अखबार में पढ़ रहा हूँ, बोले आपके खिलाफ काफ़ी कुछ लोग हो रहा है। तो आप कैसे आए? बोले सर स्कूटर पे आया। तो बोले अभी से हवलदार आपके साथ रहेगा। ओके। और तब से मुझे 24/7 पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया है। और पुलिस प्रोटेक्शन इतना दिया गया कि घर पे 2 लोग सोते थे, मैं डिपार्टमेंट जाता था वहाँ 2 बैठते थे। कोई मिलने को आया तो उसका पहले चिट्ठी दिखाए, वो ऐसा टोपी पहना है, ऐसा चश्मा है, ऐसा आपका पहचान का है क्या, उसको इतना रिस्ट्रिक्शन कर दिया था। और मेरे खिलाफ उन्होंने कंप्लेन की, उनके अनुयायी लोगों ने पुलिस में, इसमें। लेकिन मैंने कोई इथिकल स्टैंडर्ड मैंने क्रॉस नहीं किया था, क्योंकि वो मेरा पेशेंट नहीं है। अगर वो कोई मेरा पेशेंट है और मैं डिटेक्ट करके बोल दूं बाहर ऐसा ऐसा है, तो वो अनएथिकल है। वो पब्लिक फिगर है, और मेरा मानना ये था कि कोई इंसान फ्री सेक्स कल्चर में रहता है, तो फ्री सेक्स कल्चर में एड्स फ्री कल्चर हो ही नहीं सकता है। राइट। उस समय ज़्यादा प्रोटेक्शन का इस्तेमाल होता नहीं था। तो मुझे पब्लिक ओपिनियन के हिसाब से, पब्लिक इमेज के हिसाब से लोगों को ये बताना था कि भाई आप बचो, अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो आप प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करो। और लकीली उसके बाद में क्या हुआ कि उन्होंने हर अनुयायी को अंदर जाने के पहले HIV टेस्ट कंपलसरी किया, मेरे डिमांड के बाद में। और जब उन्होंने कहीं से उसका HIV का रिपोर्ट कहीं लंदन का था, बोला लंदन क्यों, जब पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी उससे एक स्टोन थ्रो के डिस्टेंस पे, वहाँ टेस्ट करो। फिर NIV के इंसान को बुलाकर उन्होंने खिड़की से हाथ बाहर निकाल कर ब्लड देकर उन्होंने बताया कि उनको HIV नहीं है। जिस दिन HIV नहीं है, मुझे वापस प्रेस वाले ने पूछा उसको नहीं है, मतलब आई एम रिलीव्ड। मैं चाहता ही नहीं हूँ कि मेरे दुश्मन को भी किसी को HIV हो, तो मेरा दुश्मन है ही नहीं, मेरा कोई दोस्ताना भी नहीं है, दोस्ती में दुश्मनी भी नहीं है, तो आई एम रिलीव्ड। तो वो अखबार में आया, डॉक्टर गिलाडा सेज ही इज रिलीव्ड। बस उसके बाद मेरे लिए कॉन्ट्रोवर्सी खत्म हुई। लेकिन वो मेडिकल काउंसिल में गए, मेरे खिलाफ 1-1.5 साल 2 साल केस चला, मेडिकल काउंसिल में बुलाया गया, और मैंने प्रूव किया कि मैंने कोई अनएथिकल काम किया नहीं है, क्योंकि वो मेरा पेशेंट नहीं है। अगर मेरा पेशेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, रिटर्न या अनरिटर्न या इम्प्लाइड,
और मैं कुछ बाहर बताऊं तो अनइथिकल है। राइट सर, एक HIV पेशेंट के सिम्टम्स क्या होते हैं? मतलब अगर ये कोई पॉडकास्ट देखेगा एंड दे विल बी क्यूरियस कि अगर हमें है तो कैसे पता चले, तो क्या सिम्टम्स होते हैं? देखो, HIV होने के बाद जो अर्लीस्ट सिम्टम आता है वो पता भी नहीं चलता कि HIV रिलेटेड है कि नहीं है। उसके अंदर होता है कि थोड़ा सा फीवर आना, आंखें थोड़ी लाल हो जाना, गले में खराश हो जाना, जिसको हम लोग बोलते हैं वायरल फ्लू जैसा। वो 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। और उसके कई कारण होते हैं कि आप AC के नीचे बैठे हैं क्या, आप पोल्यूशन में गए क्या, सिगरेट वाले के पास गए क्या, कोई आपको एलर्जी है क्या, वो वहाँ बात खत्म हो जाती है। तो वो किसी हम लोगों के भी लाइफ में हमको 40 साल के प्रैक्टिस में, 37 साल की प्रैक्टिस में ऐसे 5-10 मरीज मिले होंगे। तो वो मरीज को समझ में नहीं आता कि उसको ये सिम्टम HIV रिलेटेड है कि नहीं है। तो उसको जब मेन सिम्टम आता है वो 4-5 साल 10 साल बाद आता है। बुखार, खांसी, वजन कम होना, TB होना और कुछ बीमारी होना। लेकिन ये बीच में कभी कभी हर्पिस जोस्टर, जो आजकल बहुत बार शिंगल्स या ये ऐड दिखाते हैं कि उसके लिए जोस्टर का वायरस वैक्सीन लेना चाहिए, वो आता है बॉडी के एक साइड में, पानी भर के छोटे छोटे बूंदे अंगूर के गुच्छे के जैसे। और वो अगर किसी को चिकन पॉक्स बचपन में हुआ है फिर भी हो जाता है तो वो एक थोड़ा सा 85% 90% चांस की HIV की निशानी है। ओके। या फिर ग्लैंड आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो आपका पॉडकास्ट सुनने वाला ये रूम में जाके अपना ग्लैंड देखना चालू करे, क्योंकि ग्लैंड आपको सब जगह मिलेंगे। वो मोर देन 1 सेंटीमीटर एट मोर देन 2 प्लेसेस फॉर मोर देन 3 मंथ अगर ग्लैंड रहते हैं तो वो HIV रिलेटेड हो सकते हैं। तो यही सिम्टम आते हैं। बाकी अगर डायग्नोसिस पक्का करना है, आपका इतिहास क्या है, आपने मल्टीपल पार्टनर सेक्स किया है या अननोन के साथ सेक्स किया है या HIV पॉजिटिव के साथ सेक्स किया है, नंबर 2 आपके सिम्टम क्या है, और नंबर 3 आपका टेस्ट पॉजिटिव है क्या। अगर ये तीनों है तो आपको HIV है। टेस्ट पॉजिटिव नहीं है तो आप उसमें से बच गए। आपको खाली सिम्टम है, आपका हिस्ट्री नहीं है तो आपको HIV हो ही नहीं सकता है। राइट। तो सर, आपने कहा कि जो ये मेन सिम्टम्स है ये 4-5 साल बाद आते हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा लेट नहीं होता ये? क्योंकि क्या है देखो, अगर हम लोग देखें हमारे पास 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 2 टेस्टिकल है, 2 ओवरी है या फीमेल में। तो ऐसे कई चीज़ें डुप्लीकेट है, 2 किडनी है। तो ऐसा हमारे पास इम्यूनिटी भी डबल है। ओके। तो ये आधी इम्यूनिटी जब तक डिप्लीट नहीं होती है तो ये एग्जिबिट नहीं होता कि कुछ बीमारी है। राइट। तो HIV इज़ द स्लो वायरस, बहुत ज़्यादा फास्ट आपको नहीं करता है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ किसी को, HIV ट्रीटमेंट इज़ नेवर इमरजेंसी। अभी इतना कुछ डरने, हाँ HIV प्रिवेंशन इज़ इमरजेंसी बट ट्रीटमेंट इज़ नॉट इमरजेंसी। तो ये आपकी 50% जब तक इम्यूनिटी खत्म नहीं होती है आपको कुछ नहीं होता है। राइट। और इसको 5 साल 10 साल टाइम लग जाता है डिपेंडिंग ऑन योर इम्यूनिटी। तो सर, अगर किसी को मतलब ये सिम्टम्स आ रहे हैं एंड वो पेशेंट आपको अप्रोच करता है, तो डायग्नोसिस किस तरह से होता है, उनकी ट्रीटमेंट किस तरह से होती है? सबसे पहले जब पेशेंट आता है तो हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं। कई बार उसको लगता है कि ये प्रॉब्लम क्या है और हिस्ट्री क्या ले रहे हैं। हम हिस्ट्री में पूछते हैं, शराब पीते हैं क्या, सिगरेट पीते हैं क्या, पहली बार सेक्स कभी किया, लास्ट बार कभी किया, ये पहली और लास्ट बार के पीरियड में कितने लोग के साथ सेक्स किया, प्रोटेक्टेड है कि अनप्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड है तो कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड है क्या खाली पर्टिकुलर पार्ट के समय यूज़ किया। तो ये सब हिस्ट्री लेते हैं। उसके बाद में हम एग्जामिन करते हैं। एग्जामिन करने में सब बॉडी चेकअप और लिम्फ नोड है कि नहीं, मुँह में फंगस है कि नहीं, थ्रश है कि नहीं। थ्रश आता है काफ़ी सालों के बाद, 10 साल बाद भी। तो वो देखने के बाद हम टेस्ट करते हैं। और ये सब पूरे इंडिया में ऐसी कोई जगह नहीं होगी कि इतना क्विकेस्ट कहीं होता है। हमारे यहाँ 1-1.5 घंटे के अंदर सब टॉप से टॉप टेस्ट होके उसको कंसल्टेशन करके बाहर भेज देते हैं ऑफिस। क्योंकि हमको ये HIV, मैं हमेशा 3 को कंपैरिजन करता हूँ। HIV की बीमारी आसान है, HIV का खौफ मुश्किल है, और गूगल की बीमारी उससे भी खतरनाक है। तो हर इंसान जाके हर एक सिम्टम गूगल में करता है, उसको लगता है मेरे को यही बीमारी है। तो बोलता हूँ गूगल की बीमारी से बच जाओ और HIV का डर है तो जल्दी से जल्दी खत्म करो। तो अगर मैं पेशेंट को चेक करके बोलूँ 2 दिन से रिपोर्ट आएगा, तब तक 2 दिन तक तो वो आधा मरा हुआ रहेगा। तो हमको इमीडिएटली घंटे 2 घंटे 3 घंटे में उसको रिलीव करके भेज देना है। राइट। सर, इससे एक कनेक्टेड क्वेश्चन पूछना है मुझे, जिसमें अगेन मैं गवर्नमेंट को ला रहा हूँ यहाँ पे। एड्स को लेके गवर्नमेंट के क्या स्टेप्स रहे हैं टिल नाउ, जब से आपने इस पे काम करना शुरू किया है, और ग्राउंड रियलिटी क्या है इसके बारे में? गवर्नमेंट के साइड से क्या हेल्प मिलती है एक पेशेंट को या एक हेल्थ केयर वर्कर को भी? गवर्नमेंट का जो काम है HIV में काफ़ी अच्छा है। उसको काफ़ी अच्छा करने के लिए भी बहुत हमको मेहनत करना पड़ा, हर लेवल पे लड़ना पड़ा। वो HIV अवेयरनेस हो या फिर HIV डिटेक्शन हो या ब्लड बैंक में इम्प्लीमेंटेशन हो या कंडोम डिस्ट्रीब्यूशन हो और अभी ट्रीटमेंट हो। और ट्रीटमेंट के अंदर भी जो सबसे टॉप ट्रीटमेंट है
उसको लाने के लिए भी काफ़ी हमको मशक्क़त करनी पड़ी, लेकिन हो गया। अभी जो जितने मरीज़ हैं हिंदुस्तान में, लगभग उसका 90% ट्रीटमेंट ये गवर्नमेंट में होता है, और गवर्नमेंट में भी उतनी ही अच्छी दवाइयाँ हैं जो प्राइवेट में हैं। तो खाली क्या होता है कि एक सेटअप के अंदर 5-10 मरीज़ है, वहाँ पे डॉक्टर उसको टाइम दे सकता है, और एक सेटअप में 50-100 मरीज़ है, उसको डॉक्टर टाइम नहीं दे सकता है। उतना फ़र्क छोड़कर बाकी गवर्नमेंट में अच्छा काम हो रहा है, गवर्नमेंट में अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है, टॉप नमूने की दवाइयाँ वहाँ मिलती है, और ये सब फ्री हो रहा है। खाली एक दिक्कत होती है कि ये फ्री कितने दिन चलेगा? तो मैं हमेशा गवर्नमेंट को बोलता हूँ कि आपको किसी ने डिमांड नहीं किया कि आपको टोटली फ्री दो। आप 3 टियर टाइप ऑफ जो सिस्टम है, जो बम्बई के टाटा कैंसर हॉस्पिटल ने इम्प्लीमेंट किया है, वो सिस्टम लाओ कि जहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट भी है और पेड ट्रीटमेंट भी है। और Okay. पेड ट्रीटमेंट भी एक्सप्लॉइटेशन नहीं है, आपको जो मेहनत होती है, जो खर्चा आता है, वो ले रहे हैं। तो आप वो अगर करेंगे तो आपका ये बहुत साल टिकेगा। नहीं तो ये मॉडल कैसा है कि आप बजट में गवर्नमेंट में होता है कि प्लान बजट, अनप्लान बजट, ये अनप्लान बजट में चलते जा रहा है। तो अनप्लान बजट बहुत दिन नहीं चलेगा, और ये हमको जो परपेचुअल जो काम चलाना है, उसके लिए जो पे कर सकता है उससे पेमेंट लो, जो नहीं कर सकता उसको टोटली फ्री दो, और जो ज़्यादा पे कर सकता है उससे ऑफसेट करके कॉस्ट ले लो जो लोअर लेवल को दे रहे हैं आप। ओके। तो ये 3 टियर सिस्टम होना चाहिए, ये मेरी बहुत पहले से डिमांड है, अभी भी डिमांड है। और ये इम्प्लीमेंट होगी? वो गवर्नमेंट में क्या होता है, पॉपुलिस्ट मूव ज़्यादा होती है। एक बार फ्री चालू कर दिया तो चार्ज करना बड़ा मुश्किल होता है। क्या एक एग्जांपल देता हूँ। पहले ब्लड बैंक में क्या होता, जब मैंने डिमांड की, हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, तो सब ब्लड बैंक में HIV टेस्टिंग का सिस्टम नहीं था, एलाजा रीडर नहीं था। तो उन्होंने ZBTC लेके आया, जोनल ब्लड टेस्टिंग सेंटर। तो जैसे बम्बई के अंदर लगभग 50 ब्लड बैंक थी, तो उन्होंने 8 जोनल टेस्टिंग सेंटर बनाए, तो 6-6 ब्लड बैंक उसको अटैच कर दिए। तो आप ब्लड ले लो डोनर का, और वो ZBTC को भेज दो। ZBTC बोलेगा ये ब्लड ओके, आउट ऑफ 95 यू कैन यूज़ 95 नॉट टू बी यूज़, कोड दे दो उसको, वो यूज़ नहीं होगा। तो बाद में क्या हुआ कि वो ZBTC के बावजूद भी, क्योंकि फ्री में ट्रीटमेंट टेस्ट होता था, वो ब्लड बैंक चार्ज करती थी, ब्लड डोनेशन चार्ज, ब्लड टेस्टिंग चार्ज। तो मैंने बोला कि जब वो आप फ्री में कर रहे हैं और वो चार्ज कर रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी इन पे लगा दो। तो अभी उन्होंने क्या किया कि FDA को लाइसेंस के समय बोल दिया, आपको अगर ब्लड बैंक का लाइसेंस चाहिए, ये टेस्टिंग फैसिलिटी आप रखो, राइट। और आपका एक जो चार्ज होना चाहिए उतना रीजनेबल चार्ज लेके आप करो। वो चालू हो गया, तो गवर्नमेंट का खर्चा बच गया ब्लड बैंक का। तो उसी ढंग से उनको इम्प्लीमेंट करना है। सर, प्योरली बेस्ड ऑन स्टेटिस्टिक्स, जो आपके पास में पेशेंट्स आते हैं, या जो आपने ऑल ओवर इंडिया काम किया, इतने सालों का आपको एक्सपीरियंस है, सबसे ज़्यादा पेशेंट्स ऑन टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड स्टेटिस्टिक्स रूरल होते हैं, अर्बन होते हैं? अभी रूरल अर्बन ऑलमोस्ट इक्वल है। पहले एक ज़माने में था कि अर्बन था, पहले एक ज़माने में था कि सेक्स वर्कर में था, अभी वो कॉल में आया, कॉल से मसाज पार्लर में हो गया। तो ये उसका स्प्लिट इफेक्ट होते गया। अभी जो HIV ज़्यादा है, लगभग 70% HIV इन्फेक्शन ये 4-5 स्टेट में है। ओके। उसमें है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा है, फॉलोड बाय कर्नाटका, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, फॉलोड बाय तमिलनाडु। और जैसे नॉर्थ में वो कम है। तो उसी ढंग से जैसे मानसून आता है, मानसून साउथ से आता है, नॉर्थ पे जाता है, नॉर्थ में जाते थोड़ा माइल्ड हो जाता है, तो मानसून इधर ज़्यादा होता है, सी कोस्ट पे ज़्यादा होता है। तो हमारे पास पता नहीं कि ये प्रमाण इतने साल तक क्यों टिक के है। हो सकता है थोड़ा और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि जितना फुर्स से काम होना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी लगता है कि हमारे से अच्छा काम अफ्रीका के कुछ राष्ट्र कर रहे हैं। ओके। हमारे से अच्छा काम कम्बोडिया और थाईलैंड ने किया है, जो छोटे-छोटे राष्ट्र हैं। तो कुछ काम में हम लोग पीछे यानी उतना ज़्यादा फोर्स से नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज़ इतना फैलने की ज़रूरत नहीं है बीमारी। आपको लगता है इंडिया HIV फ्री हो सकता है? आपका सवाल, या कोई भी हाँ, कंट्री कोई HIV नहीं, फ्री? सवाल बहुत अहम है, और ऐसा गोल भी बनाया है कि नो न्यू इन्फेक्शन बाय 2030। तो वी हैव टू एंड एड्स बाय 2030। तो कुछ गोल बनाना अच्छा होता है, क्योंकि गोल के दिशा में हम लोग काम करते हैं, काम उस ढंग से ज़्यादा एक्सपांड कर सकते हैं। लेकिन जब तक सेक्स रहेगा तब तक STD रहेगा, और जब तक STD रहेगा HIV भी रहेगा। HIV भी एक STD है। तो कोई भी STD जो है, सिफिलिस है, गनोरिया है, शंकरॉइड है, डोनोवेनोसिस है, हर्पीज है, कोई गया नहीं है उसमें से। हर्पीज छोड़ के हर एक बीमारी पे इलाज है, फिर भी गया नहीं है, क्योंकि हम कोई ऐसा एक दिन नहीं बना सकते कि वर्ल्ड में टुडे इज अ नो सेक्स डे एंड टुमारो इज अ HIV टेस्टिंग डे, एंड नो सेक्स बाद में HIV टेस्टिंग किया, और 3 महीने के विंडो के बाद में फिर से टेस्टिंग किया, पूरे वर्ल्ड में सब जगह हो गया। तो शायद पॉसिबल है, लेकिन ये होगा नहीं। सर, क्यों नहीं जा सकता, ये बता सकते हो आप?
वही बोल रहा हूँ कि HIV इज अ पिंग पोंग इन्फेक्शन। ओके, मतलब तो पिंग पोंग यानी पिंग यानी एक पार्टनर और हम्म, पोंग दूसरा पार्टनर। तो एक से दूसरे को आता है, दूसरे से तीसरे को जाता है। हम्म, तो ये डिक्टाट हम नहीं ला सकते कि nobody would have sex with anybody else than your हम्म, partner. Number two, everybody will get tested after 3 months of exposure. Number three, everybody will be under treatment immediately. तो ये डिक्टाट नहीं ला सकते, ये वॉलंटरी है। तो ये इसकी वजह से ये होगा कि जो रिस्क लेना लो, तुमको क्या फर्क पड़ता है, मैं तो ये काम कर रहा हूँ, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है। तो हर एक इंसान ये समझेगा कि मैं कोई रिस्क नहीं ले रहा हूँ। या जैसा स्मोकिंग का भी यही होता है कि बोलो स्मोकर, नहीं नहीं मेरे अंकल तो 25 साल स्मोक किए, उनको कभी कैंसर हुआ ही नहीं, हमारे खानदान में कैंसर ही नहीं है। तो कोई मानता ही नहीं है ना। तो ये हमको कन्विंस करना पड़ेगा। लेकिन राइट। उसके बावजूद भी क्या होगा, ये गोल हम लोग एक 90-95% तक अचीव करके रह जाएंगे, लेकिन काफ़ी कंट्रोल आ जाएगा। तो आपने कहा कि मतलब ये अपने 3-4 स्टेप्स बताए जो जो हम नहीं ले सकते, हम कंट्रोल उसे नहीं कर सकते इन चीज़ों को। क्या चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं? जो आपका गोल है 2030 तक हमें करना है, तो उसके लिए क्या स्टेप्स लेने का आपने सोचा है? देखो, दो चीज़ें होती है कि एक लोगों के बिहेवियर में जाना और एक लोगों के बिहेवियर के बगैर हो जाना। लोगों के बिहेवियर के बगैर क्या हो सकता है, ब्लड सप्लाई क्लीन 100% क्लीन हो सकता है। माँ से बच्चे को आने का वो भी 100% हो सकता है, क्योंकि इफेक्टिविटी है। जो आप तीसरा चीज़ है वो लोगों के बिहेवियर पे डिपेंड है। लोगों के बिहेवियर पे डिपेंड है, लोगों का बिहेवियर लोगों के बेडरूम में घुसना है, लोगों के माइंड में घुसना है। तो वो जब तक बहुत ज़्यादा अवेयरनेस का लेवल नहीं आएगा कि आपको ये कुछ चीज़ करना ही है, तो उसका प्रोटेक्शन क्या है, वो प्रोटेक्शन इस्तेमाल करना ही करना है। और अभी क्या होता है कि कभी एक प्रोटेक्शन आता है तो दूसरा प्रोटेक्शन छूट जाता है। जैसा अभी प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस आ गया है कि आप HIV से बचने के लिए गोली खा सकते हो। लेकिन प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस में क्या होगा, खाली HIV से बचेंगे आप, कंडोम यूज़ नहीं करेंगे। राइट। तो प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस इज इन एडिशन टू कंडोम, ये लोगों के दिमाग में डालना है कि जो भी नए प्रोटेक्शन आते हैं, दिस इज इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग प्रोटेक्शन। और ये देयर इज नो बेटर प्रोटेक्शन देन मोनोगैमी, एक पार्टनर के साथ रहना, इसके सिवा कोई अच्छा प्रोटेक्शन नहीं है। राइट। सर, ये आपने प्रोटेक्शन वाली जो बात की, इससे मुझे एक और चीज़ याद आई। आपने एक वो मुझे न्यूज़पेपर क्लिपिंग दिखा था जिसमें वो 7 गाँव के पानी में मिक्स हो गया था, ऐसा कुछ तो हुआ था। वो चीज़ आप बता सकते हैं वापस? एक पीरियड था कि जब बम्बई के जितने रेलवे लाइन और बस स्टेशन बस स्टॉप खड़ा है, वहाँ पे पब्लिक कैंपेन होता था हमारा, स्लोगन रखते थे। यानी वो स्लोगन जो, जैसा एक उस समय कंगन बोल के और हिना बोल के सीरियल आता था, बहकाता है कंगन रंग लाएगी हिना, HIV होगा तो मुश्किल होगा जीना। तो ऐसे स्लोगन रहते थे और नीचे एक फ़ोन नंबर होता था हमारे मोबाइल क्लिनिक का और ऑर्गेनाइजेशन का। तो एक इंसान ने फ़ोन किया एक दिन कि बोले ऐसा हमारे गांव में किसी ने सुसाइड किया, उसकी वजह से लोग पानी पीना बंद कर दिया। बोले क्या हुआ? तो बोले गांव आएंगे क्या? हम गए तो गांव में ये था कि एक इंसान ने HIV के वजह से उसको जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ उसकी वजह से, या उसको जो टेंशन आया कि मेरे माँ बच्चों का, वाइफ का क्या होगा, उसने सुसाइड किया। और उसके घर में एक केस पेपर मिला, उस पर था ये HIV पॉजिटिव है। तो एक के दिमाग में आया कि ये जब कुएं में सुसाइड किया है, ये गिरते समय उसका सर में मार लगा होगा, वो मार लग के खून आया होगा, वो खून पानी में गया होगा, तो वो HIV पानी में चले गया। फिर किसी ने बोला कि हमारे साथ के साथ जो कुएं हैं गांव में, वो सेम उसका टेस्ट वही है कि अंदर से कनेक्टेड है। तो उन्होंने वहाँ का सबका पानी पीना बंद कर दिया। तो पानी लाने के लिए लोग 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाते थे कहीं। और ये पेपर में आने के बाद में गवर्नमेंट के लोग जाकर उन्होंने पानी का टेस्ट किया, वो पानी में HIV टेस्ट करेंगे, ये करेंगे। बोला ये तो निजक रिएक्शन है। हम लोग गए और क्लोरेक्स बोल के टैबलेट आता है कि वो अपन बोले एक पानी निकालो कुएं से पौरे में डाल के, और उसमें एक क्लोरेक्स डाल दो और 5-10 मिनट से आप सब लोग पानी पियो। कुछ नहीं, मैं क्या भी पीता होता हूँ है पानी। क्लोरेक्स? क्या होता है? वो सोडियम हाइपोक्लोराइड रहता है ना, ओके। कि वो आपको डिकंटामिनेट कर देता है, कोई ओके। भी इन्फेक्शन होगा, वायरस होगा। तो बोला ये तरीका ये है कि आप पानी को क्लीन करो, और मैं पहले पानी पीता हूँ, फिर सरपंच पिएगा, फिर डिप्टी सरपंच पिएगा, फिर सब लोग पिएंगे। वो लाइन लग गई जैसे मंदिर में तीर्थ लेने के लिए लाइन लगती है, और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। वाह! सर, इससे मुझे एक और चीज़ आपसे पूछनी है कि कोई ऐसा केस है जहाँ पे मतलब बहुत ही ज़्यादा डार्क साइड आपने देखा हो? क्योंकि बहुत सारे मिथ्स भी इससे रिलेटेड होते हैं। तो ज आपने जैसे ये केस कहा, तो बहुत सारे लोग सुसाइड भी अटेम्प्ट करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि HIV हो गया तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो ऐसे कोई डार्क केस आया जहाँ पे मतलब आपको ही वो केस के बारे में जान के मतलब ऐसा लगा कि ये तो कुछ ज़्यादा ही हैरत-अंगेज़ चीज़ हो गई है? एक 2 ढाई साल पहले ये
कोविड के पीरियड के थोड़ा पहले या वो पीरियड में, वो बीच में जब ये ट्रैवल खुल गया था, तो मैं चेन्नई जाके, चेन्नई से पांडिचेरी जाने वाला था हॉलीडे के लिए। और एक बंदा जो HIV फोबिया और बार बार फ़ोन करता था, तो मैं उसको समझाया कि भाई तेरे को HIV नहीं है, तू ऐसा कर वैसा कर। और फिर बोला कि नहीं आप सर चेन्नई आ रहे तो मैं आपको मिलता हूँ। मुझे एयरपोर्ट पे मिला, एयरपोर्ट पे मिल के दिखाया ये है वो है, बोला ये फंगस है, दवा ले ले। फिर रात में मुझे कॉल आया उसका, मैंने उसको बात किया, समझाया दे HIV नहीं होता ऐसा, तो साइकेट्रिस्ट पर जाके थोड़ा दिमाग का ट्रीटमेंट कर ले। फिर दूसरे दिन जब मैं एक टीवी इंटरव्यू में था और उसमें बार बार उससे फ़ोन से कॉल आ रहा था, मैंने कॉल कट किया, और कट करने के बाद में फिर मैंने थोड़ी देर से कॉल किया, तो बोला कि मैं उसका कज़िन हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, और उसने सुसाइड किया। ओके। अब मैं तो शॉक हो गया कि मेरा पेशेंट ऐसा सुसाइड किया। तो बोला कि मैंने उसको इतना समझाया, नहीं बोले आपने सब बराबर किया। तो उस डॉक्टर ने इतना अच्छा काम किया कि पुलिस वाले जब आए, उन्होंने सब पूरा मेरा कन्वर्सेशन उनको दिखा दिया। पुलिस वाले ने बोला कि हमको डॉक्टर गिलाडा को मिलना है। तो बोला साहब मिल के क्या करेंगे? अब उन्होंने पूरा कन्वर्सेशन भेज दिया, वो पूरा कर लो। वो बेचारे, उनको अभी एयरपोर्ट जाना है, वहाँ से वहाँ जाएंगे बम्बई। तो वो उन्होंने पुलिस स्टेटमेंट वगैरह कुछ लेने की जरूरत नहीं हुई, मेरा इस पर काम हो गया। लेकिन उसके बाद में हम लोग चौकन्ने हो गए कि जो HIV फोबिया है, ये इतना खतरनाक है लोगों में, वो इतने डरते हैं। अभी भी आप, अगर मैं फ़ोन ऑन करूँ तो आपको 2-3 ऐसे फोबिया के पेशेंट दिखेंगे कि उनको, उनके दिमाग से निकलता ही नहीं कि HIV ऐसा होता ही नहीं है। और वो फोबिया का जो बिहेवियर उनका आता है, वो बच्चे को किस नहीं करेंगे और झूठा किसको खाने नहीं देंगे, उनको लगता है कि कोई साबुन को लग जाएगा। तो ऐसे वो फोबिया के केसेस कहीं कहीं से आते हैं। ओके। और ये मेरे लिए HIV से ज़्यादा चैलेंजिंग है। उनको मैं साइकेट्रिक पर जाने बोलता हूँ, जाते नहीं है। कोई जाता है तो साइकेट्रिस्ट लोग कुछ दवा देते हैं, एंटी डिप्रेसेंट वगैरह, उससे भी कुछ काम होता नहीं है। तो HIV फोबिया का अभी तक कोई बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट आया नहीं है, खाली काउंसलिंग करके ही हम लोग करते हैं। और कई बार तो हम लोग, जब से वो ऐसा केस हुआ है, तो थोड़े दिन होने के बाद पूछते, भाई तू ठीक तो है ना? तो वो पेशेंट कहता है हाँ ठीक हूँ। ऐसे बड़े बड़े रैंडमली अपन देखते हैं किसके क्या आया कॉल, हाउ आर यू, आई होप यू आर फाइन। मुझे डर लगता है कि कोई इसमें से तो Right. नहीं कुछ कर लिया। ये फोबिया आता है क्योंकि लोग गूगल सर्च पहले ही कर लेते हैं डॉक्टर के पास जाने के भी पहले, इसलिए ये फोबिया ज़्यादा आता है। 2 तरीके हैं। गूगल सर्च तो होता ही है, लेकिन वो फ़ोबिया उनको हर चीज़ का होता है। एग्ज़ाम का फ़ोबिया होता है कि एग्ज़ामिनर मुझे ही फ़ेल करेगा, या कहीं बस में जाते या कोई गिरता तो मैं ही गिरूँगा, या कोई किधर से गन शॉट का आया तो मेरे ऊपर ही आएगा। तो उनको ऐसा ये डर बैठा रहता है। आपको लगता है अवेयरनेस की अभी भी कमी है? क्योंकि फोबिया का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि पता ही नहीं है कि इसका ट्रीटमेंट है और ये ट्रीटेबल है। 2 चीज़ है इसके अंदर भी, एक अवेयरनेस की कमी है, और दूसरा अवेयरनेस जब आता है तो कहाँ जाएँ? तो ब्लैक शिप्स सब में है, हमारे डॉक्टरों में भी ब्लैक शिप है। एक दिल्ली का डॉक्टर है जो HIV, किसको अगर वो डर लगा कि HIV है, और तो उसको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस जो दवा 2000 के आसपास आती है, उससे भी सस्ती आती है, उसके 50,000 लेता है वो। तो लोग कहीं कहीं से बेच के करके उसको पैसे देते हैं। और इतने उनको मरीजों को बोलता हूँ कि तू केस कर भाई, वो डॉक्टर पे, वो केस करेगा, मैं तेरे को साथ दूंगा। कोई केस नहीं करता है, क्योंकि इनको ये लगता है कि कहीं वो एक्सपोज कर देगा, मैंने बाहर सेक्स किया ये बता देगा। लेकिन कोई डॉक्टर, अभी एक HIV एड्स एक्ट 2017 है, वो एक्ट के लिए हम लोग 30 साल लड़ लड़ के एक्ट लेके आए। ये गवर्नमेंट का बिल था, बिल का एक्ट बना। अब उसके अंदर कोई डॉक्टर जानबूझ के किसी का आइडेंटिटी डिस्क्लोज करता है, या उसको इल ट्रीट करता है, या ट्रीटमेंट करने से मना करता है, या डिलीवरी नहीं करता है, या सर्जरी नहीं करता है, तो उसको सजा है डॉक्टर को। ओके। वो हेल्थ केयर वर्कर को सजा है, वो एस्टेब्लिशमेंट को सजा है। मतलब ओपनली डिस्क्लोज नहीं कर लेकिन आज तक उस पे से एक भी केस नहीं आया। इसका मतलब लोगों को तकलीफ नहीं है, ऐसा नहीं, तकलीफ है, लेकिन कुछ लोग केस करना नहीं चाहते हैं। लोग बाहर जाना नहीं चाहते, ओपन करना नहीं चाहते। दूसरा प्रोविजन भी एक किया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने, कि आपको जो HIV पॉजिटिव व्यक्ति है उसको आपके नाम से लड़ने की जरूरत नहीं है। आप मिस्टर XY बोल के लड़ सकते हैं, आप एक एनवेलप में आपका आइडेंटिटी डाल के कोर्ट में रख सकते हैं। तो इतने प्रोविजन किया हुआ है, लेकिन लोग फिर भी उसके शिकार बन जाते हैं। तो मेरा लोगों से यही कहना रहेगा, आप साइंटिफिक मालूमात लो, ऑनलाइन जाके सिर्फ मालूमात मत लो, क्योंकि ऑनलाइन जो मालूमात है वो ऑथेंटिक है या नहीं है ये आपको पता नहीं है। और उसमें कई भ्रांतियां हैं, गलत गलत मालूमात है, और आपको गलत जगह पहुंचा देते हैं। कुछ लोग आयुर्वेदिक क्योर है, होम्योपैथिक क्योर है, कोई कुछ एलोपैथी के खिलाफ बात करके कुछ बोलते हैं, कोई वैक्सीन बोल के बोलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो आपको है साइंटिफिक है। हमारे साइंस में एक चीज़ होती है, बाप दिखाओ या श्राद्ध करो।
अगर बाप है तो कहाँ बताओ, उनको पाँव पड़ेंगे हम, नहीं तो उसका श्राद्ध करो। हम्म, तो आपको अगर कुछ चीज़ है तो उसको प्रूव करके दिखाओ। राइट। और कॉक्स पोस्टुलेट क्या होता है कि अगर कोई चीज़ एक इंसान में काम करती है तो वो चीज़ उसी प्रकार के हजारों इंसान में काम करना चाहिए। हम्म, तो आपको वो रिप्लिकेट करके दिखाना पड़ता है, वही दवाई आएगी। राइट। ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है, सुन रहा है, प्लीज़ कंसल्ट अ डॉक्टर, डू नॉट ट्रस्ट गूगल ऐसे ही ब्लाइंडली, क्योंकि गूगल पे आपको एक हेडेक होता है तो उसके लिए भी वो बता देता है कि 3 दिन में आपकी डेथ होने वाली है, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के चीज़ें बन जाती है। तो प्लीज़ कंसल्ट अ डॉक्टर इफ़ यू आर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट। सर, एक और जो चीज़ मुझे आपसे पूछनी थी कि एक मिथ है अबाउट HIV कि सेम सेक्स, आई थिंक सो, स्ट्रेट पीपल दे कैनॉट हैव HIV, ये एक मिथ था। तो इसी से रिलेटेड मुझे पूछना है कि अब तो सेम सेक्स इंटरकोर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बिकॉज गेज, लेस्बियंस, ट्रांसजेंडर, ऑल ऑफ दीज आर वेरी ओपनली आउट नाउ, क्लॉजेटेड नहीं है अब। एंड इसके वजह से क्या आपने चेंजेस देखे हैं, किस तरह के पेशेंट्स आपने देखे हैं? अ, आपने सही सवाल किया। और हमने मेरी 40 साल के मेडिकल प्रैक्टिस में मैंने जितने गे पहले 35-36 ईयर में नहीं देखे, उससे ज़्यादा अभी देख रहा हूँ। वो लोग ओपन हो गए, सामने आ रहे हैं। एक अच्छा ये हुआ कि कई गेज़ के पेरेंट्स एक्सेप्ट करते हैं, उनके ब्रदर एक्सेप्ट करते हैं जो है जैसे है। मुझे उन लोगों से एक ही बताना है कि आप गे है या स्ट्रेट है, आप मोनोगैमस रहो। आप जितने मल्टीपल पार्टनर सेक्स करोगे आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना ही होना है। HIV तो एक प्रॉब्लम है, लेकिन बाकी कई प्रॉब्लम है, और कई प्रॉब्लम आपको बहुत कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। जैसे मेरा एक गे मरीज था, और जिसको मैंने इंडिया का पहला मंकी पॉक्स बोल के डायग्नोस किया। मैं पब्लिश नहीं कर पाया क्योंकि वो सामने नहीं आना चाहता था। राइट। और उस समय मंकी पॉक्स के बारे में भी लोग हाउंडिंग थे, किधर है पेशेंट, वो किसको मिला, कौन से ऑटो में आया, कौन से बस में गया, कौन से एयरक्राफ्ट में आया, उसके बाजू में कौन बैठे, सबका ऐसा चेक चालू था। तो ये बंदे को PEP, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस मैंने दिया। उसके बाद बोला तू प्रेप ले ले, प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, क्योंकि तू मल्टीपल पार्टनर सेक्स करता है। और उसके बावजूद भी वो कंडोम यूज़ नहीं करता था। तो शिप पे था, और शिप से फ़ोटो भेजते रहता था, मुझे ये हुआ तो बोला ये बीमारी है, ये शायद ये इलाज कर ले। वो लिस्ट दिखाता था मेरे शिप पे, ये दवाइयाँ हैं। एक हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ। तो मैं बोला यार ये, मैं इतने साल से STD की प्रैक्टिस करता हूँ, ये 5-6-7 नमूने की बीमारी कैसे आ गई है एक साथ। तो मैंने फिर से पूछा उसको, भाई तू क्या कितने पार्टनर के साथ किया? बोले सर मल्टीपल, याद नहीं। बोले फिर भी 10-12 पार्टनर होंगे एक रात में। बोले एक रात में अगर 10-12 पार्टनर करेंगे एक आप, रात कुछ तो में? बीमारी आएगी आपको। हाँ। ना आपको पता मालूम है, ना आता मालूम है, ना उसका कोई बैकग्राउंड मालूम है। तो अगर उसके फिर बाद में इसमें से 3 पार्टनर को मंकी पॉक्स डिटेक्ट हुआ यूरोप में, तो बोला ये मंकी पॉक्स है। तो मैंने बहुत होशियारी का काम नहीं किया डायग्नोस करने के लिए, मुझे भी टाइम वक्त लगा। लेकिन मैं बोला ये मंकी पॉक्स है, क्योंकि ये अलग अलग जिस ढंग के दिख रहा है, और उसके 3 पार्टनर मंकी पॉक्स है, तो मंकी पॉक्स है। तो जो मल्टी पार्टनर सेक्स करते हैं उनको प्रॉब्लम आएगा। दूसरा, ऐसे आजकल कई पार्टियां हो रही है, गे पार्टियां हो रही है, और उसके अंदर सबका इन्वॉल्वमेंट है, पुलिस का इन्वॉल्वमेंट है, ऑफिसर्स का इन्वॉल्वमेंट है। आप करो सब, लेकिन जैसे मैंने नवरात्रि के समय एक स्लोगन दिया था आज से 25-30 साल पहले, खेलो बेशुमार व करो सुरक्षित प्यार। तो आप नवरात्रि में जाते हो, अलाइनमेंट होता है। आप उसके, क्योंकि नवरात्रि के बाद में बहुत सारे अबॉर्शंस होते हैं, बहुत सारे STD आते हैं। तो ये नवरात्रि तो आजकल साल भर चल रही है। ये नवरात्रि खाली नवरात्र की नहीं है। तो ये एक नाइट, वन नाइट अफेयर है, अननोन पर्सन के साथ है, अनप्रोटेक्टेड है, या कभी कभी आपको लगता है कि ओरल सेक्स करने से बीमारी नहीं आएगी। मेरे पास 2 ओरल सेक्स से HIV ट्रांसमिशन की बीमारी आई ओके। पेशेंट। तो कुछ भी सेफ नहीं बचता है ना, बेसिकली जो ओनली सेफ इज नो सेक्स है, बाकी सब सेफर है। तो आप प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करो, प्रेप का इस्तेमाल करो। आपको अगर मल्टी पार्टनर सेक्स करना ही है, प्रेप इज इन एडिशन टू कंडोम। और जब भी कुछ होता है तो एटलीस्ट बी इन टच विथ एनी डॉक्टर, जाओ दिखाओ, चेक कर लो। गनोरिया, जो कोई कई बीमारियां तो 10-15 साल 20 साल हमको दिखती नहीं थी, वापस आ गई। गनोरिया आ गई, क्लैमिडिया आ गया, सिफिलिस बहुत ज़्यादा प्रमाण में है, हर्पीस बहुत ज़्यादा प्रमाण में है, HPV जो वार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा प्रमाण में है। HPV को बचने का वैक्सीन है, लोग वैक्सीन महंगा है बोल के लेते नहीं है। हेपेटाइटिस B जो HIV से बहुत बड़ा फैलने वाला है, और हेपेटाइटिस B को बचाना ये बहुत सस्ता है भारत देश के लिए, लेकिन हेपेटाइटिस B का वैक्सीनेशन नहीं है। हर हॉस्पिटल में जाओ आप, कोई भी सर्जरी के पहले आपका HHH टेस्ट होता है। HHH में हेपेटाइटिस B का टेस्ट है, नेगेटिव आया तो उसको बताओ ना कि आप वैक्सीन लो। कोई नहीं बताता है। हर ब्लड बैंक में HHH का टेस्ट होता है। नहीं बताते?
क्यों? यानी हमारे पास दिमाग में अवेयरनेस ही नहीं है उसका। ओके। क्योंकि लोगों के दिमाग में क्या है, वैक्सीनेशन यानी चाइल्डहुड, अडल्ट के लिए कोई वैक्सीन है ही नहीं। पहली बार अडल्ट का वैक्सीनेशन पता चला कोविड में, लेकिन अडल्ट के 15-20 वैक्सीन है। और अगर कोई डॉक्टर को पता लगा तो बताओ उसको कि आप हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन लो। भारत सरकार ने एक अच्छा काम किया अभी 2011 से हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन चाइल्डहुड वैक्सीनेशन में डाल दिया कंपलसरी। तो 2011 के बाद जो बच्चे पैदा हुए उनका सबका पोलियो, ट्रिपल, मम्स, मीजल के साथ में हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन हो रहा है। क्योंकि उसके पहले बच्चे पैदा हुए, हो सकता है 8-10 साल पहले कोई प्राइवेट डॉक्टर ने किया होगा, लेकिन बाकी लोग का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। तो जिसने भी वैक्सीनेशन नहीं लिया है, हेपेटाइटिस बी इज ऑल्सो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, ऑलमोस्ट 100 टाइम्स मोर ट्रांसमिसिबल देन HIV। तो HIV का प्रमाण अगर 0.3% पर सेक्स है, तो हेपेटाइटिस बी का प्रमाण 30% पर सेक्स है हेपेटाइटिस बी के साथ। और हेपेटाइटिस बी में बड़े बड़े लोग मरे हैं हमारे पास, यानी कोई चीफ मिनिस्टर, कोई बड़े बड़े नेता लोग मरे हैं। तो हेपेटाइटिस बी का अवेयरनेस नहीं है हमारे पास। तो हमारे पास ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। ऑलरेडी 4 to 5% लोग हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है कंट्री में। ओके। हेपेटाइटिस बी बाद में ग्रेड 1 लीवर डिसीज, ग्रेड 2 लीवर डिसीज, ग्रेड 3 लीवर डिसीज, दिस कॉल्ड सिरोसिस। और उसके बाद में हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा, कैंसर होता है। ठीक है, कैंसर सबको नहीं होता है, लेकिन कैंसर हेपेटाइटिस बी से जा रहा है ना। तो ये लोगों के दिमाग में जाना चाहिए। ओके। सो एक और जो चीज़ मुझे आपसे पूछे, अगेन ऑन द टर्म्स ऑफ स्टेटिस्टिक्स, पेशेंट्स का वापस से मुझे नंबर जानना है। एक स्ट्रेट कपल्स में क्या नंबर है HIV के लिए, HIV पॉजिटिव के लिए, और जो LGBTQ कम्युनिटी है उसमें क्या नंबर है? भारत देश में फिलहाल जो एस्टिमेट है वो है 24 लाख लोगों को HIV है, 2.4 मिलियन। उसमें से 17 लाख लोगों को पता है कि उनको HIV है, बाकी 7 लाख लोगों को पता नहीं है। तो ये एस्टिमेट है कि उन लोगों को ढूंढना है। 15 लाख में से 17 लाख में से लगभग 14.5 लाख 15 लाख लोग ट्रीटमेंट पे है। तो बचे हुए 2 लाख लोगों को हमको ट्रीटमेंट पे डालना है। और ट्रीटमेंट में जो लोग हैं उसके अंदर गे कम्युनिटी के, होमोसेक्सुअल कम्युनिटी के, हिजड़ा कम्युनिटी के, ऐसे लगभग 10% के आसपास मरीज है। और 10-15% ऐसे है कि जो फीमेल सेक्स वर्कर है। लेकिन जो नए इन्फेक्शन आ रहे हैं, जिसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अनुमान ये है कि 70% नए इन्फेक्शन पिछले साल में जो आए वो गे, फीमेल सेक्स वर्कर, हिजड़ा कम्युनिटी, मल्टी पार्टनर सेक्स, इन्हीं में आया है। क्यों यंग लोग? क्योंकि ये क्या हुआ, अभी जो यंग जनरेशन है जो 18, 20, 25 साल की उम्र में है, वो जब हमारा अवेयरनेस बहुत जोर में था 2005 और 10 के आसपास और 2000 के आसपास, तब ये छोटे बच्चे थे, तब उनके लिए ये सब्जेक्ट नहीं था। तो वो अवेयरनेस का इम्पैक्ट उनके ऊपर नहीं हुआ। और अभी वो बड़े हो गए और अभी कोई अवेयरनेस नहीं है। क्योंकि इंटरनेट की वजह से तो अवेयरनेस ज़्यादा होना चाहिए। नहीं, वही अवेयरनेस क्या होता है, KABP, नॉलेज, एटीट्यूड, बिहेवियर एंड प्रैक्टिस। हर एक को नॉलेज है इसका मतलब उसका एटीट्यूड चेंज हुआ ऐसा नहीं है। हर एक का एटीट्यूड चेंज हुआ इसका मतलब उसके बिहेवियर चेंज हुआ ऐसा नहीं है। और हर एक का बिहेवियर भी चेंज होकर प्रैक्टिस में क्या करता है पता नहीं है। तो एग्जाम्पल ये है कि लोगों को ये पता है कि सेक्स वर्कर से HIV आता है। वो बोलते हैं मैं सेक्स वर्कर के साथ गया नहीं हूँ। फिर कहाँ गया था? मैं मसाज पार्लर में गया, उसने बाद में हैप्पी एंडिंग में उसने सेक्स किया। तो वो भी सेक्स वर्कर ही है। आपको हैप्पी एंडिंग के एक्स्ट्रा चार्ज करके ही कर रही है, इसका मतलब वो सेक्स वर्कर है। या कई बार उसको लगता है कि जैसा एक बहुत किस्सा मज़े वाला है, हमारे पोस्टर पे लिखा हुआ था चर्च गेट के एग्जीबिशन में कि आप सेक्स के लिए बाहर जाते हो तो आपको बाहरी सेक्स के HIV आता है। तो एक पुलिस कांस्टेबल आके बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे तो हो ही नहीं सकता है। तो क्यों नहीं हो सकता है? तो बोले मैं कभी बाहर गया ही नहीं। तो बोले फिर क्या करता है? मैं घर में लेके आता हूँ। तो लोग क्या करते हैं, लिटररी मतलब निकालते हैं कि बाहर ही सेक्स आता है, इसका मतलब घर में नहीं आ सकता है, तो घर में मेड के साथ करके नहीं आएगा इससे तो ये जो अवेयरनेस है, आप जो बोल रहे हैं अवेयरनेस है, लेकिन अवेयरनेस इस ढंग का नहीं है कि हर एक चीज़ उसको पता लगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक बहुत अच्छा ऐड मुझे याद है, आज से 25 साल 20 साल पहले का, क्विकीज आते थे पहले, एक TV पे आते थे ऐड। तो एक ऑस्ट्रेलिया का ऐड था। तो एक इंसान, एक मेल फीमेल आपस में सेक्स करते, अननोन है दोनों एक दूसरे के लिए, और ये उठ के देखता है तो उसको कोई एक इंसान दिखता है, ये उठ के देखते उसको एक दिखता है। तो एक कैप्शन था कि इफ़ यू आर हैविंग सेक्स विथ वन मोर एक्स्ट्रा पार्टनर, दैट मीन्स यू आर हैविंग सेक्स विथ ऑल द एक्स्ट्रा पार्टनर्स दैट पर्सन इज हैविंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो दे इनडायरेक्टली गेट कनेक्टेड टू द होल वर्ल्ड। राइट। तो ये जब तक लोगों के दिमाग में नहीं बैठेगा कि एवरीथिंग एक्स्ट्रा इज एक्स्ट्रा रिस्क। ओके।
सर एक और जो चीज़ हमने जिसके ऊपर बात की ऑफ द कैमरा हमने बात की थी और ये बहुत सीरियस एक टॉपिक है, रेप विक्टिम्स। इनके बारे में एक एम्पैथेटिक साइड से या मेडिकल हेल्थ केयर साइड से कोई सोचता नहीं। वो रेप को एक क्राइम जैसा देखा जाता है विच इज़ जस्टिफाइबल, क्योंकि एक बहुत हीनियस क्राइम है वो। बट एक विक्टिम को हेल्थ केयर देना, मेडिकल हेल्प देना उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में आप कुछ बता सकते? एक हमेशा मेरे दिमाग में सवाल आता था कि हम लोग रेप को खाली फॉरेंसिक एंगल से, क्राइम एंगल से देखते हैं। तो उसका एज क्या है, उसका वो टीयर हुआ कि नहीं हुआ, उसको कोई ट्रॉमा हुआ क्या, लग गई क्या, जिंदा है कि मर गई, उतना ढंग से देखते थे और उसी ढंग से केस चलता था। लेकिन मैं बोला कि जो रेपिस्ट है, वो रेपिस्ट कोई दूध का धोया इंसान नहीं है। वो अल्कोहलिक हो सकता है, ड्रग एडिक्ट हो सकता है, HIV वाला हो सकता है, STD वाला हो सकता है, मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स किया हो सकता है, इसलिए तो वो रेप करने की कोशिश करता है। तो उसको उस ढंग से देखना और वो चेक करना वो कोई नहीं करता था। तो 2010 के हमारे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी हैदराबाद में, हमने वहाँ पे सब्जेक्ट उठाया और वहाँ से हम लगातार उठाते गए। उसको हमको 12 साल 11 साल लगे नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को कन्विंस करने कि रेप विक्टिम को भी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस मिलना चाहिए। ओके। रेप विक्टिम को भी उसी ढंग से देखना चाहिए कि STD आया क्या, HIV आया क्या, फॉलोअप करते रहना चाहिए। तो वो एंगल आने को इतना टाइम लग गया और हम लोग इन्हें जैसा कई बार मैं बोलता था नहीं तेरे को सब HIV दिखता है, तो मैं बोला ठीक है आप लोग को सब खाली क्राइम ही दिखता है, दूसरा दिखता ही नहीं है। तो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस जो है, अगर 48 आवर्स के अंदर रेप हो या सेक्स हो, कंसेंशुअल सेक्स हो, तो आप उसको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस दे दो तो HIV आने का प्रमाण 99% कम हो जाता है। अच्छा। तो इतना अगर कोई कारगर चीज़ है तो हमने बोला कि पुलिस स्टेशन में, कैजुअलिटी में, जहाँ भी मेडिकल को चेक को जाएगी वो महिला या लड़की, उसको वहीं दवा दे दो एक डोज, बाद में उसका दूसरा डोज उसको जहाँ भी PEP मिलता है वहाँ दे दो। हर एक जगह आपको इतने बॉक्स रखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक बॉक्स रखना जिसमें से एक गोली उसको दे दी, एक सुबह कल गोली खा लेना और कल से वो मेडिकल चेकअप को वहाँ चला जाना। इसका साइड इफेक्ट नहीं होता कुछ नहीं होता है। ओके। हाँ, तो पहले की जो दवाइयाँ थी थोड़ी साइड इफेक्ट होते थे, अभी जो नई दवाइयाँ हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस की, उससे ज़्यादा कोई साइड इफेक्ट कुछ नहीं है। अभी तक क्यों नहीं दी जाती थी ये? क्योंकि वो उस ढंग से सोचते नहीं थे, अवेयरनेस नहीं था। हाँ, अभी कोई इंसान मल्टी पार्टनर या एक सेक्स भी करके आता है, आके खुद होके रिपोर्ट करके PEP ले लेता है। पहले PEP जो था सिर्फ मेडिकल एक्सपर्ट को या टेक्नीशियन को अगर कोई प्रिक हो गया तो उसको बोलते थे पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। अब हो गया पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, पोस्ट एक्सपोजर टू सेक्स, सेक्सुअल एक्सपोजर, पेप्से बोलते हैं उसको अभी। तो पेप्से जो है सेक्स एक्सपोजर, वो अभी चालू हुआ 2-3 साल पहले। अब उसके बाद में उसको इम्प्लीमेंटेशन फॉर इवन रेप विक्टिम्स अभी चालू हुआ 1 साल से। सर एक और जो चीज़ मुझे पूछनी है इसके बारे में रिलेटेड, बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो मेडिकल साइंस एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ये एक ग्लोबल पैंडेमिक आने वाला है नेक्स्ट, तो ये HIV में किस तरह से अफेक्ट कर सकता है? तो जैसे मैंने बताया कि हेपेटाइटिस बी एक बड़ी समस्या है, एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस से दूसरी समस्या है, और HPV जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है वो तीसरी समस्या है। उसमें से 2 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस क्या है कि आपको कुछ लगा, दवा ले ली, दवा लेना है तो पूरा डोज नहीं लिया, जितने OTC है ओवर द काउंटर सेल वो गलत है। अगर प्रिस्क्रिप्शन पे या एक ही प्रिस्क्रिप्शन महीने वो लेते जा रहा है। एग्जाम्पल्स दे सकते हैं कोई? एग्जाम्पल आपको दे दिया कि आपको कुछ सोर थ्रोट हुआ, डॉक्टर पास गए, डॉक्टर ने एग्जामिन करके आपको एक एंटीबायोटिक का कोर्स दिया, क्रोसिन या कुछ वैसे एजिथ्रोमाइसिन दे दी। अब कोविड में बहुत इस्तेमाल हुआ है एजिथ्रोमाइसिन का, डॉक्सीसाइक्लिन का, और फिर बाद में नेक्स्ट टाइम आप डॉक्टर पास क्यों जाना है, किस में हो गया नहीं ये एजिथ्रोमाइसिन खा ले, खा लिया एक गोली से अच्छा हो गया, बंद कर दे, क्यों खाना है? तो वो इनकम्प्लीट डोज, ओवर यूसेज, OTC सेल, ये सबसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो रहा है। तो उसमें ये होगा कि HIV के अंदर भी अगर कोई ऐसा है कि जो खुद ही अपने आप से ट्रीटमेंट कर रहा है, समझ के कि मुझे HIV है, या समझ के कि मैं ये खाऊं तो अच्छा हो जाएगा, तो उससे रेजिस्टेंस आएगा। लेकिन अभी के जो दवाइयाँ हैं HIV की, वो ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं कर रही है। उसको बोलते कि रेजिस्टेंस प्रूफ ड्रग निकले हैं अच्छे, तो वो अच्छा है। तो AMR जो है एंटीमाइक्रोबायल रेजिस्टेंस, ये TB में आएगा, दूसरे एंटीबायोटिक जो जहाँ यूज होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रमाण में आया है, या हॉस्पिटल बॉर्न इन्फेक्शन है, कई लोग हॉस्पिटल में जाके इन्फेक्शन लेके आते हैं और वो ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है।
सर एक लास्ट चीज़ जो मुझे इस पॉडकास्ट में आपको पूछनी है वो बहुत सारे लोग ये पॉडकास्ट देखेंगे, कुछ ऐसे मिथ्स जो आप बर्स्ट कर सको उनके लिए कि मतलब एचआईवी को लेके, क्योंकि बहुत सारे मिथ्स है, तो कुछ ऐसे मिथ्स जो लोगों को अपने दिमाग से अब निकाल देने चाहिए। एक जो सबसे पहले मुझे जो आपसे पूछना है, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को बताएं कि वो ये कि टच से नहीं स्प्रेड होता ये। तो ये जो मिथ्स है, ये मिथ्स के ऊपर हमने एक स्ट्रीट प्ले बनाया था। उसका टाइटल था हाथ लगाने से एड्स नहीं होता, मच्छर के काटने से एड्स नहीं होता, एक साथ खाने से एड्स नहीं होता। तो ऐसे कई चीज़ें जिससे एड्स नहीं होता, एचआईवी नहीं होता है। आपको एचआईवी 3 ही कारण से होता है। वो होता है माँ को अगर है एचआईवी और ट्रीटमेंट नहीं लिया है तो बच्चे को हो सकता है, वो भी चांस 30% है। 100% चिल्ड्रन को नहीं आता है। ट्रीटमेंट ले तो वो भी 0% हो जाएगा। अगर एचआईवी पॉजिटिव के साथ सेक्स करते तो आपको आ सकता है, लेकिन चांसेस 0.3% पर सेक्स। तो हर हस्बैंड जिसको एचआईवी है उसके हर एक वाइफ को नहीं होता है। यूजुअली सबकी धारणा होती है कि इसको है इसको होगा, 50% चांस, 60% चांस, 100% नहीं है। अगर किसी एचआईवी पॉजिटिव महिला को एचआईवी पता चला, उसको 3 बच्चे हैं और वो बच्चा होने के पहले से उसको एचआईवी है, तो 3 में से 1 को आएगा, दूसरे 2 को भी नहीं आएगा, या 1 को भी नहीं आएगा, तो चांसेस उतने कम है। तो ये लोगों के दिमाग में है कि एचआईवी पॉजिटिव है इसका मतलब उसके हर बच्चे को आएगा, या हर एक के वाइफ को, या हर एक के हस्बैंड को आएगा। ये भी गलत है। तीसरा ये है कि एचआईवी यानी एड्स है, एड्स यानी मरने वाला है, तो उसके टाइम लगा दो कि 5 साल का मेहमान है, 2 साल का मेहमान है। ये गलत है, ये मिथ है। चौथी चीज़ ये है कि एचआईवी का मैनेजमेंट करने के बाद वो अनडिटेक्टेबल हो जाता है और अनट्रांसमिटेबल है। और इसका एक अच्छा उदाहरण ये है कि हम लोग चाहते थे कि एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति की शादी एचआईवी पॉजिटिव के साथ हो, ताकि वो दूसरे किसी को ब्लेम नहीं करे। राइट। तो हमारे पास आजकल शादियां एचआईवी पॉजिटिव और निगेटिव की हो रही है। और कल ही ऐसे हर महीने 1-2 आते ही है किस्से कि जो पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को चाहते आते हैं, और हम लोग काउंसिल करते हैं और वो कंटिन्यू करते हैं उनका, और शादी हो रही। कल ही एक बंदा दिल्ली से आया, उसकी शादी हो रही है एचआईवी निगेटिव के साथ, तो वो भी क्वालिफाइड है, उसको पता है, इन्हें कुछ छिपाया नहीं है। तो वो कभी कभी जब आर्ग्यूमेंट करते हैं वो बोलते हैं कि जिस व्यक्ति को पता है एचआईवी है और वो ट्रीटमेंट पे है, दैट इज बेटर देन समबडी डजंट नो। तो ये जो मिथ लोगों के दिमाग में वो निकालना चाहिए कि एचआईवी यानी साथ में रहने से, साथ में खाना खाने से, एक थाली में या एक गिलास से पानी पीने से, एक स्विमिंग पूल यूज़ करने से, या मच्छर के काटने से नहीं होगा। ओके सर, हमने ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का पॉडकास्ट एक रिकॉर्ड किया अभी। लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला होगा, बट आई एम श्योर कि ये भी बहुत कम होगा। पर्सनली मैं तो चाहता हूँ कि ये पॉडकास्ट शायद 3 घंटे का हम कर सकते हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में और भी बहुत सारे सवाल हैं। बट एक कोई ऐसी चीज़, 1.5 घंटे का हमने कॉन्वर्जेशन किया, उसके बावजूद भी कोई एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप लोगों को बताना चाहो, कोई भी टिप हो सकती है आपकी तरफ से कि लास्ट नॉलेज फॉर देम। एक महिला मेरे पास आई थी, और वो मेरी पेशेंट है। उसकी सिस्टर का हस्बैंड मेरा पेशेंट था, और जब उसको पूछा कि कहाँ से आया बीमारी, तो बोले मेरे हस्बैंड ने बीमारी दी मुझे, और मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ के चले गया, और मुझे बच्चा हुआ, हैंडीकैप था, बच्चे को मैं अनाथ आश्रम में रख के आई हूँ। तो क्या करती है? तो मैं मेड सर्वेंट का काम करती हूँ। तो सेक्स करती है? तो हाँ करती हूँ। कंडोम यूज़ करती हूँ? नहीं करती हूँ। उनको करना है तो करेंगे, तो नहीं करेंगे। तो बोला उनको लगेगा तो लगने दो। मुझे अगर किसी ने एचआईवी दिया, मेरा कोई दोष नहीं है, मेरे को हैंडीकैप बच्चा दिया, उसको सँभालने वाला कोई नहीं है, तो मेरा क्या दोष है? तो मैंने उसको समझाते गया कि तू देख, दूसरों को प्रोटेक्शन करना भी तेरा काम है, तू तो अभी ट्रीटमेंट ले रही है तो अच्छा नहीं होगा। तो फिर मैंने उसको पूछा कि किसके-किसके साथ किया, क्या-क्या किया? तो लगभग उसने 100, 150, 200 पार्टनर दिखाए। जहाँ-जहाँ मालिक के साथ, मालिक के बेटे के साथ, वॉचमैन के साथ, टैक्सी ड्राइवर के साथ, लिफ्टमैन के साथ, कोई रास्ते में हँस दिया, वो सब्ज़ी लाता है उसके साथ। तो बोले जैसे ही वो अखबार में आया, टीवी में आया, लोगों के अलग-अलग सवाल आने लग गए। वो लड़की कैसी दिखती है? उसकी हाइट क्या है? इसका मतलब जो सवाल कर रहा है इंसान, उसने भी उसी प्रकार की लड़की के साथ सेक्स किया है। तो ऐसे उस समय हज़ारों लोगों के फ़ोन आए। तो इसका मतलब ये है कि, और कई लोगों ने ये भी प्रेशर लाया कि आप उसको डिस्क्लोज़ करो, उसकी वजह से आपको बीमारी हो सकती है। तो मतलब अगर वो ओनस उस पे है, तो उससे ज़्यादा ओनस आप पे है। वो तो अबला है, वो तो यानी काम कर रही है, एक्स्ट्रा पैसे के लिए कुछ आप उसके साथ करते हो, या शौक के लिए करते हो,
तो आपका जिम्मेदारी नहीं बनती है प्रोटेक्शन इस्तेमाल करना। आप समझ रहे हैं कि वो तो खाली आपके लिए बनी है, तो आपका भी सोचना गलत है। तो ये ओनस हर एक इंसान पे होना चाहिए कि अगर कोई भी है, आप अगर कर रहे हो, पहली बात तो एक्सप्लॉयटेशन गलत है। कर रहे हो तो कम से कम एटलीस्ट प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करो, ताकि आपकी बीमारी उसको नहीं लगे, उसकी बीमारी आपको नहीं लगे। राइट। सो ये पॉडकास्ट शायद इस साल का हमारा वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट होगा, क्योंकि जब हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया था तब मैंने आपको कहा था कि हमारा एक जो पर्सनल विजन है वो ये है कि भारत के लोगों तक वो कॉन्वर्जेशंस पहुंचाना, वो स्टोरीज पहुंचाना जिनके बारे में वो अब तक अनअवेयर है। तो यहाँ तो स्टोरी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और जो कॉज है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आई होप सो जो भी ये पॉडकास्ट देखेगा सुनेगा उनकी लाइफ किसी ना किसी तरह से चेंज होगी। इवन इफ लाइक 5 people go ahead and spread awareness about what you are doing and HIV के बारे में, एड्स के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे, तो शायद हम मिलके भारत को बदल सकते हैं, पूरे दुनिया को बदल सकते हैं एक तरह से। सर थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस एपिसोड। अगर आपको सर के साथ कनेक्ट करना है, सर के कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सर थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। थैंक यू।